अभी इस क्षण जब आप ये शब्द सुन रहे हैं, आपके पैरों के नीचे की जमीन एक रहस्य छुपाए हुए है जो आपकी पूरी दुनिया को हिला सकता है। आप जिस पृथ्वी पर खड़े हैं वो सिर्फ चट्टानों और मिट्टी का ढेर नहीं है। यह एक विशाल पुस्तकालय है जहां हर परत एक पन्ना है, हर चट्टान एक कहानी है। और इस पुस्तकालय में कुछ पन्ने ऐसे हैं जो हमें एक भयानक सवाल की ओर ले जाते हैं। क्या हम पहले हैं? क्या मानव सभ्यता पृथ्वी पर पहली बुद्धिमान सभ्यता है, या हमसे पहले कोई और था जिसके निशान समय की रेत में मिट गए? 2018 में नासा के गोडार्ड इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस स्टडीज के वैज्ञानिक गेविन श्मिट और रोचेस्टर विश्वविद्यालय के खगोलशास्त्री एडम फ्रैंक ने एक पेपर प्रकाशित किया जिसने वैज्ञानिक समुदाय को झकझोर दिया। उन्होंने एक सवाल उठाया जो अब तक किसी ने गंभीरता से नहीं पूछा था। अगर हमसे करोड़ों साल पहले पृथ्वी पर कोई औद्योगिक सभ्यता रही हो तो क्या हम उसके सबूत ढूंढ पाएंगे? उन्होंने इस परिकल्पना को एक नाम दिया, सिलूरियन हाइपोथेसिस। यह नाम डॉक्टर हू नामक टेलीविजन शो से लिया गया था, जहां सिलूरियन नामक सरीसृप प्राणी मनुष्यों से पहले पृथ्वी पर राज करते थे। लेकिन यह सिर्फ विज्ञान कथा नहीं है, यह एक गंभीर वैज्ञानिक प्रश्न है जो हमें अपने अस्तित्व के बारे में सब कुछ फिर से सोचने पर मजबूर करता है। अब कल्पना कीजिए कि आप समय में पीछे जा रहे हैं, 10,000 साल पीछे जब पहले शहर बन रहे थे, फिर 50,000 साल जब होमो सेपियंस अफ्रीका से बाहर निकल रहे थे, फिर 2 लाख साल जब हमारी प्रजाति का जन्म हुआ। अब और तेजी से पीछे जाइए, 10 लाख साल, 20 लाख साल, 50 लाख साल, 1 करोड़ साल, 5 करोड़ साल, 10 करोड़ साल। आप अब डायनासोर के युग में हैं, जब विशाल सरीसृप पृथ्वी पर राज करते थे। लेकिन रुकिए मत, और पीछे जाइए, 20 करोड़ साल, 30 करोड़ साल, 40 करोड़ साल। आप अब उस समय में हैं जब पहली मछलियां जमीन पर चलना सीख रही थीं। इस विशाल समय के महासागर में मानव सभ्यता सिर्फ एक बूंद है। हमारी पूरी लिखित इतिहास, हमारे सभी शहर, हमारी सभी उपलब्धियां, ये सब पृथ्वी के इतिहास के अंतिम कुछ सेकंड में घटित हुई हैं। और यहीं पर एक भयानक विचार उभरता है, अगर हम इस विशाल समय में सिर्फ एक बूंद हैं तो क्या हमसे पहले भी ऐसी बूंदें रही होंगी? भारतीय दर्शन में समय को चक्रीय माना गया है। वेदों में 4 युगों का वर्णन है, सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। हर युग के बाद विनाश आता है, फिर नई सृष्टि होती है। यह सिर्फ एक धार्मिक अवधारणा नहीं है, ये एक गहरा दार्शनिक विचार है जो हमें बताता है कि सृजन और विनाश एक अनंत चक्र है। और अगर यह सच है तो क्या हम इस चक्र में पहले नहीं हो सकते? आइए एक प्रयोग करें। मान लीजिए कि आज इस क्षण मानव सभ्यता गायब हो जाती है। सभी इंसान, सभी शहर, सभी तकनीक, सब कुछ खत्म। अब कल्पना कीजिए कि 10 करोड़ साल बाद कोई नई बुद्धिमान प्रजाति विकसित होती है और वह हमारे अस्तित्व के सबूत ढूंढने की कोशिश करती है। क्या वे हमें ढूंढ पाएंगे? आपका पहला जवाब होगा, हाँ बिल्कुल। हमारे शहर हैं, हमारी इमारतें हैं, हमारे स्मारक हैं, ताजमहल है, पिरामिड हैं, चीन की दीवार है। लेकिन रुकिए, 10 करोड़ साल एक अकल्पनीय समय है। आज की सबसे मजबूत इमारत भी इस समय में धूल में मिल जाएगी। स्टील जंग खा जाएगा, कंक्रीट टूट जाएगा, कांच रेत बन जाएगा, प्लास्टिक टूट जाएगा, यहां तक कि परमाणु कचरा भी क्षय हो जाएगा। भूविज्ञानी हमें बताते हैं कि पृथ्वी की सतह लगातार बदल रही है। टेक्टोनिक प्लेटें हिल रही हैं, पहाड़ उठ रहे हैं और गिर रहे हैं, समुद्र तल ऊपर आ रहे हैं और जमीन नीचे जा रही है। हर साल कटाव और अपक्षय लाखों टन चट्टान को मिटा देते हैं। 10 करोड़ साल में पृथ्वी की पूरी सतह कई बार बदल चुकी होगी। वो जमीन जहां आज न्यूयॉर्क शहर है, 10 करोड़ साल बाद समुद्र के नीचे हो सकती है। वो पहाड़ जहां आज दिल्ली है, एक मैदान बन सकता है। तो फिर हमारे अस्तित्व का क्या सबूत बचेगा? यहीं पर वैज्ञानिक एक चौंकाने वाले निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। शायद सिर्फ रासायनिक संकेत, कार्बन आइसोटोप में बदलाव, तलछट की परतों में प्लास्टिक के सूक्ष्म कण, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर में अचानक वृद्धि। और ये भी संभव है कि ये संकेत इतने सूक्ष्म हों कि भविष्य के वैज्ञानिक उन्हें प्राकृतिक घटनाएं समझ लें। अब इस विचार को उलट दीजिए, अगर हमारी सभ्यता 10 करोड़ साल बाद
लगभग अदृश्य हो सकती है, तो क्या 10 करोड़ साल पहले की कोई सभ्यता हमारे लिए अदृश्य नहीं हो सकती? यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के भूविज्ञानी जॉन जलासेविग्स ने इस पर गहन शोध किया है। उन्होंने पृथ्वी के भूवैज्ञानिक रिकॉर्ड का अध्ययन किया और पाया कि हमारे पास जो चट्टानें हैं वे पृथ्वी के इतिहास का एक बहुत छोटा हिस्सा ही दर्शाती हैं। पृथ्वी 4.5 अरब साल पुरानी है, लेकिन हमारे पास सबसे पुराने चट्टानों की उम्र सिर्फ 4 अरब साल है। और जैसे जैसे हम समय में पीछे जाते हैं, चट्टानों का रिकॉर्ड और भी खंडित हो जाता है। 5 करोड़ साल से पुराने समय के लिए हमारे पास पृथ्वी की सतह का सिर्फ 1% से भी कम हिस्सा संरक्षित है। बाकी सब कुछ कटाव, टेक्टोनिक गतिविधि और समय के प्रवाह में खो गया है। इसका मतलब है कि अगर 5 करोड़ साल पहले कोई सभ्यता थी, तो उसके भौतिक अवशेष ढूंढने की संभावना लगभग शून्य है। लेकिन क्या कोई अप्रत्यक्ष सबूत हो सकते हैं? क्या कोई ऐसे संकेत हैं जो हमें बता सकें कि अतीत में कोई औद्योगिक सभ्यता थी? गेविन श्मिट और एडम फ्रैंक ने इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए एक दिलचस्प तरीका अपनाया। उन्होंने सोचा, अगर हम अपनी सभ्यता के दीर्घकालिक प्रभावों को देखें तो क्या संकेत मिलेंगे? और उन्होंने पाया कि एक औद्योगिक सभ्यता कुछ विशिष्ट निशान छोड़ती है। पहला, कार्बन चक्र में गड़बड़ी। जब हम जीवाश्म ईंधन जलाते हैं तो हम वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ये कार्बन लाखों साल पहले पौधों और जानवरों में था, जो जमीन के नीचे दब गए और तेल और कोयला बन गए। इस कार्बन में एक विशेष आइसोटोप अनुपात होता है, कार्बन 12 और कार्बन 13 का अनुपात। जब हम इसे जलाते हैं तो यह अनुपात वायुमंडल में बदल जाता है और यह बदलाव तलछट की परतों में दर्ज हो जाता है। दूसरा, नाइट्रोजन चक्र में बदलाव। आधुनिक कृषि में हम बड़ी मात्रा में उर्वरक का उपयोग करते हैं। ये उर्वरक नाइट्रोजन के यौगिक हैं जो हम हैबर-बॉश प्रक्रिया से बनाते हैं। यह प्रक्रिया वायुमंडलीय नाइट्रोजन को अमोनिया में बदलती है। इससे मिट्टी और पानी में नाइट्रोजन आइसोटोप का अनुपात बदल जाता है। यह बदलाव भी भूवैज्ञानिक रिकॉर्ड में दर्ज हो सकता है। तीसरा, प्लास्टिक और अन्य सिंथेटिक सामग्री। हम हर साल करोड़ों टन प्लास्टिक बनाते हैं। ये प्लास्टिक सैकड़ों साल तक टिकता है और जब ये टूटता है तो सूक्ष्म कण बनाता है जो तलछट में मिल जाते हैं। भविष्य के भूवैज्ञानिक इन कणों को एक विशिष्ट परत के रूप में देख सकते हैं। चौथा, परमाणु परीक्षणों से रेडियोधर्मी समस्थानिक। 1945 से लेकर 1960 के दशक तक हमने सैकड़ों परमाणु बम परीक्षण किए। इन परीक्षणों ने वायुमंडल में रेडियोधर्मी समस्थानिक फैलाए जो पूरी दुनिया में तलछट में दर्ज हो गए। यह एक स्पष्ट मार्कर है जो लाखों साल तक टिक सकता है। पांचवां, विलुप्ति की घटनाएं। मानव गतिविधि ने पृथ्वी पर छठे बड़े विलुप्ति संकट को जन्म दिया है। हम हर साल हजारों प्रजातियों को खो रहे हैं। यह विलुप्ति भूवैज्ञानिक रिकॉर्ड में एक स्पष्ट संकेत के रूप में दर्ज होगी। जीवाश्मों की विविधता में अचानक गिरावट। अब सवाल यह है, क्या हमें पृथ्वी के इतिहास में ऐसे संकेत मिलते हैं? जवाब चौंकाने वाला है। हाँ, मिलते हैं, लेकिन उनकी व्याख्या करना बेहद मुश्किल है। पृथ्वी के इतिहास में कई ऐसे समय रहे हैं जब कार्बन चक्र में अचानक बदलाव आए। सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है पेलियोसीन ईओसीन थर्मल मैक्सिमम, जो लगभग 5 करोड़ 60 लाख साल पहले हुआ था। इस घटना में वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर अचानक बढ़ गया, तापमान में 5 से 8 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई और समुद्री जीवन में बड़े पैमाने पर विलुप्ति हुई। यह बदलाव कुछ हजार सालों में हुआ, भूवैज्ञानिक समय में एक पलक झपकने जितना। वैज्ञानिक इस घटना को ज्वालामुखी गतिविधि या मीथेन हाइड्रेट के अचानक निकलने से जोड़ते हैं। लेकिन सच यह है कि हम पूरी तरह से निश्चित नहीं हैं। क्या यह संभव है कि यह किसी प्राचीन सभ्यता की औद्योगिक गतिविधि का परिणाम हो? ज्यादातर वैज्ञानिक इस विचार को खारिज कर देते हैं। उनका तर्क है कि पेलियोसीन ईओसीन थर्मल मैक्सिमम के लिए प्राकृतिक व्याख्याएं पर्याप्त हैं। लेकिन गेविन श्मिट और एडम फ्रैंक का मुद्दा ये नहीं है कि ये घटना किसी सभ्यता के कारण हुई। उनका मुद्दा ये है कि अगर कोई प्राचीन सभ्यता होती तो उसके संकेत इसी तरह के होते और हम उन्हें प्राकृतिक घटनाओं से अलग नहीं कर पाते। यह एक गहरा और परेशान करने वाला विचार है। हम मान लेते हैं कि अगर कोई प्राचीन सभ्यता होती तो हमें उसके स्पष्ट सबूत मिलते,
लेकिन शायद सबूत हमारे सामने हैं और हम उन्हें पहचान नहीं पा रहे क्योंकि हम गलत चीजें ढूंढ रहे हैं। आइए एक और कोण से सोचें। मान लीजिए कि 10 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर एक बुद्धिमान प्रजाति विकसित हुई। शायद वे सरीसृप थे, शायद कुछ और। उन्होंने औजार बनाए, शहर बनाए, तकनीक विकसित की। फिर किसी कारण से जलवायु परिवर्तन, क्षुद्र ग्रह प्रभाव या अपनी ही गतिविधियों के परिणाम वे विलुप्त हो गए। उनके शहर धूल में मिल गए, उनकी तकनीक जंग खा गई, उनकी हड्डियां जीवाश्म नहीं बनी। क्योंकि जीवाश्मीकरण एक दुर्लभ घटना है। लाखों जीवों में से सिर्फ कुछ ही जीवाश्म बनते हैं। क्या हम उन्हें ढूंढ पाएंगे? शायद नहीं। और यहीं पर सिलुरियन हाइपोथेसिस हमें एक महत्वपूर्ण सबक सिखाती है। अनुपस्थिति का सबूत सबूत की अनुपस्थिति नहीं है। सिर्फ इसलिए कि हमें कोई सबूत नहीं मिला, इसका मतलब ये नहीं कि कुछ नहीं था। लेकिन यहां एक और दिलचस्प सवाल उठता है। अगर प्राचीन सभ्यताएं थीं, तो वे कैसी रही होंगी? क्या वे हमारी तरह होती? शायद नहीं। हमारी सभ्यता जीवाश्म ईंधन पर आधारित है। कोयला, तेल, प्राकृतिक गैस। ये संसाधन लाखों साल में बने हैं, पुराने जंगलों और समुद्री जीवों के अवशेषों से। अगर 10 करोड़ साल पहले कोई सभ्यता इन संसाधनों का उपयोग कर चुकी होती, तो हमारे लिए कुछ नहीं बचता। हम शायद औद्योगिक क्रांति ही नहीं कर पाते, लेकिन शायद उन्होंने अलग ऊर्जा स्रोतों का उपयोग किया हो। शायद उन्होंने सौर ऊर्जा का उपयोग किया, या भूतापीय ऊर्जा का, या किसी ऐसी तकनीक का जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। अगर ऐसा है, तो उनके संकेत और भी सूक्ष्म होंगे। या शायद उन्होंने एक अलग तरह की सभ्यता बनाई हो, एक जो प्रकृति के साथ सामंजस्य में थी, जो संसाधनों का शोषण नहीं करती थी। ऐसी सभ्यता के संकेत लगभग अदृश्य होंगे। यह विचार हमें भारतीय दर्शन के एक महत्वपूर्ण अवधारणा की ओर ले जाता है, धर्म और कर्म का संतुलन। वेदों में कहा गया है कि हर युग में सभ्यता का एक अलग चरित्र होता है। सत्य युग में मनुष्य धर्म के अनुसार जीते थे, प्रकृति के साथ सामंजस्य में। फिर धीरे धीरे त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग में ये संतुलन बिगड़ता गया। अंत में विनाश आता है और चक्र फिर से शुरू होता है। क्या ये सिर्फ एक रूपक है, या इसमें कोई गहरी सच्चाई है? क्या पृथ्वी पर सभ्यताओं का एक चक्र है? उदय, पतन, विलुप्ति और फिर से उदय। आधुनिक विज्ञान हमें बताता है कि पृथ्वी पर जीवन का इतिहास विलुप्ति की घटनाओं से भरा है। पिछले 50 करोड़ सालों में 5 बड़ी विलुप्ति की घटनाएं हुई हैं। सबसे प्रसिद्ध है वो घटना जिसने डायनासोर को खत्म किया, 6 करोड़ 50 लाख साल पहले, जब एक विशाल क्षुद्र ग्रह पृथ्वी से टकराया। लेकिन सबसे भयानक थी पर्मियन ट्रायसिक विलुप्ति, लगभग 25 करोड़ साल पहले, जिसने पृथ्वी पर 90% से अधिक प्रजातियों को मिटा दिया। हर विलुप्ति के बाद जीवन ने फिर से शुरुआत की। नई प्रजातियां विकसित हुईं, नए पारिस्थितिकी तंत्र बने। यह एक चक्र है, विनाश और पुनर्जन्म का। अब कल्पना कीजिए कि इस चक्र में बुद्धिमान जीवन भी शामिल हो। शायद हर कुछ करोड़ साल में कोई प्रजाति बुद्धिमत्ता विकसित करती है, सभ्यता बनाती है और फिर किसी कारण से विलुप्त हो जाती है। फिर लाखों साल बाद कोई और प्रजाति यही प्रक्रिया दोहराती है। यह सिर्फ कल्पना नहीं है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि बुद्धिमत्ता एक अपरिहार्य विकासवादी परिणाम हो सकती है। अगर पर्यावरण सही हो तो प्राकृतिक चयन बुद्धिमत्ता को बढ़ावा देता है, क्योंकि ये जीवित रहने में मदद करती है। अगर ये सच है, तो पृथ्वी के लंबे इतिहास में बुद्धिमत्ता कई बार विकसित हो सकती है। लेकिन यहाँ एक विरोधाभास है। अगर बुद्धिमान सभ्यताएं पहले भी थीं, तो वे क्यों विलुप्त हो गईं? क्या उन्होंने वही गलतियां की जो हम कर रहे हैं? पर्यावरण का विनाश, संसाधनों का अत्यधिक उपयोग, जलवायु परिवर्तन? ये सवाल हमें एक गहरे आत्मनिरीक्षण की ओर ले जाता है। हम अपनी सभ्यता को शिखर मानते हैं, विकास की चरम सीमा। लेकिन क्या हम वास्तव में अलग हैं, या हम भी उसी चक्र का हिस्सा हैं? उदय, विस्तार और अंततः पतन। आज हम जलवायु परिवर्तन का सामना कर रहे हैं। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर पिछले 8 लाख सालों में सबसे अधिक है। समुद्र का स्तर बढ़ रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं। हम छठे बड़े विलुप्ति संकट के बीच में हैं, और इस बार हम ही कारण हैं। क्या यह पहली बार हो रहा है,
या यह एक पैटर्न है जो बार बार दोहराया जाता है? सिलूरियन हाइपोथेसिस हमें ये नहीं बताती कि प्राचीन सभ्यताएं थीं। ये हमें बताती है कि हम नहीं जानते, और ये अज्ञानता महत्वपूर्ण है क्योंकि ये हमें विनम्र बनाती है। हम सोचते हैं कि हम सब कुछ जानते हैं, कि हम पृथ्वी के इतिहास को समझते हैं, लेकिन सच ये है कि हमारा ज्ञान बहुत सीमित है। पृथ्वी 4.5 अरब साल पुरानी है। जटिल जीवन लगभग 60 करोड़ साल पहले शुरू हुआ। इस विशाल समय में कितनी संभावनाएं हैं, कितनी कहानियां हैं जो चट्टानों में दर्ज नहीं हुई। हम अपने अस्तित्व को केंद्र मानते हैं। हम सोचते हैं कि ब्रह्मांड हमारे चारों ओर घूमता है, लेकिन शायद हम सिर्फ एक अध्याय हैं एक बहुत लंबी किताब में। शायद हमसे पहले भी अध्याय थे और शायद हमारे बाद भी होंगे। यह विचार डरावना है, लेकिन यह मुक्तिदायक भी है। यह हमें याद दिलाता है कि हम अस्थायी हैं, कि हमारा समय सीमित है, और शायद यही सबसे महत्वपूर्ण सबक है जो सिलूरियन हाइपोथेसिस हमें सिखाती है। अगर हम नहीं चाहते कि हमारी सभ्यता भी एक भूली हुई परत बन जाए चट्टानों में, तो हमें अलग तरीके से जीना होगा। हमें प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाना होगा, संसाधनों का सतत उपयोग करना होगा, और यह समझना होगा कि पृथ्वी हमारी नहीं है, हम पृथ्वी के हैं। भारतीय दर्शन में एक सुंदर अवधारणा है, वसुधैव कुटुंबकम। पूरी पृथ्वी एक परिवार है। यह सिर्फ मनुष्यों के बारे में नहीं है, यह सभी जीवित प्राणियों के बारे में है, सभी पारिस्थितिकी तंत्रों के बारे में है, पूरे ग्रह के बारे में है। अगर हम इस सिद्धांत को अपनाएं तो शायद हम उस चक्र को तोड़ सकें, उदय और पतन के चक्र को। लेकिन इसके लिए हमें अपने अहंकार को छोड़ना होगा। हमें ये स्वीकार करना होगा कि हम विशेष नहीं हैं, कि हम अपरिहार्य नहीं हैं। हमें ये समझना होगा कि पृथ्वी हमारे बिना भी ठीक रहेगी, वास्तव में शायद बेहतर रहेगी। अब आइए उन चट्टानों में उतरें जो हमारे पैरों के नीचे हैं। आइए उन परतों को पढ़ें जो करोड़ों सालों की कहानियां सुनाती हैं। क्योंकि अगर कोई प्राचीन सभ्यता थी तो उसके संकेत यहीं छुपे होंगे, इन पत्थरों में, इन तलछटों में, इन रासायनिक हस्ताक्षरों में। भूविज्ञानी जब चट्टानों का अध्ययन करते हैं तो वे समय की एक किताब पढ़ते हैं। हर परत एक पन्ना है, हर जीवाश्म एक शब्द है, और कभी-कभी इस किताब में ऐसे पन्ने होते हैं जो समझ में नहीं आते। ऐसे अध्याय होते हैं जो अधूरे हैं, ऐसे संकेत होते हैं जो सवाल खड़े करते हैं। आइए एक विशिष्ट समय अवधि की बात करें, पेलियोसीन इयोसीन थर्मल मैक्सिमम, जिसे वैज्ञानिक PETM कहते हैं। यह घटना लगभग 5 करोड़ 60 लाख साल पहले हुई थी। इस समय में पृथ्वी का तापमान अचानक 5 से 8 डिग्री सेल्सियस पर गया। ये बदलाव सिर्फ कुछ हजार सालों में हुआ। भूवैज्ञानिक समय में एक पलक झपकना। जब वैज्ञानिक इस समय की चट्टानों का अध्ययन करते हैं तो उन्हें कुछ अजीब चीजें मिलती हैं। कार्बन आइसोटोप का अनुपात अचानक बदल जाता है। समुद्री तलछट में कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा कम हो जाती है, जो बताता है कि समुद्र अम्लीय हो गए थे। कई समुद्री प्रजातियां विलुप्त हो गईं। और सबसे दिलचस्प बात, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में भारी वृद्धि हुई। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह ज्वालामुखी गतिविधि के कारण हुआ। उत्तरी अटलांटिक में बड़े पैमाने पर ज्वालामुखी विस्फोट हुए, जिन्होंने वायुमंडल में भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा। या शायद समुद्र तल से मीथेन हाइड्रेट अचानक निकल गए, जो एक शक्तिशाली ग्रीनहाउस गैस है। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात है। जब हम PETM के कार्बन आइसोटोप पैटर्न को देखते हैं तो वे हमारी वर्तमान औद्योगिक गतिविधि के पैटर्न से मिलते जुलते हैं। हम भी जीवाश्म ईंधन जला रहे हैं, जो कार्बन आइसोटोप के अनुपात को बदल रहा है। हम भी वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं। हम भी समुद्रों को अम्लीय बना रहे हैं। तो सवाल ये है, क्या PETM एक प्राकृतिक घटना थी या कुछ और? क्या यह संभव है कि 5 करोड़ 60 लाख साल पहले किसी बुद्धिमान प्रजाति ने अपनी औद्योगिक क्रांति की हो और उसके परिणाम भूवैज्ञानिक रिकॉर्ड में दर्ज हो गए हों? ज्यादातर वैज्ञानिक इस विचार को खारिज कर देंगे, और उनके पास अच्छे कारण हैं। PETM के लिए प्राकृतिक व्याख्याएं पर्याप्त हैं। हमें किसी प्राचीन सभ्यता की जरूरत नहीं है इसे समझाने के लिए। लेकिन यहां मुद्दा ये नहीं है कि PETM किसी सभ्यता के कारण हुआ। मुद्दा ये है कि अगर कोई प्राचीन सभ्यता होती तो उसके संकेत बिल्कुल ऐसे ही होते।
और हम उन्हें प्राकृतिक घटनाओं से अलग नहीं कर पाते। यह एक गहरी समस्या है। हम अपने वर्तमान ज्ञान और अनुभव के आधार पर अतीत को समझने की कोशिश करते हैं। हम मानते हैं कि अगर कोई असामान्य घटना हुई तो उसके लिए एक प्राकृतिक कारण होना चाहिए, और ज्यादातर समय यह सही है। लेकिन क्या हम कभी-कभी गलत भी हो सकते हैं? आइए एक और समय अवधि देखें, क्रिटेशियस काल, जो लगभग 14 करोड़ साल पहले से लेकर 6 करोड़ 50 लाख साल पहले तक चला। ये डायनासोर का स्वर्णिम युग था। विशाल सरीसृप पृथ्वी पर राज करते थे। टायरानोसॉरस रेक्स, ट्राइसेराटॉप्स, वेलोसिरैप्टर, ये सभी इस समय में रहते थे। लेकिन डायनासोर के अलावा इस समय में कुछ और भी था। छोटे स्तनधारी जो रात में निकलते थे और डायनासोर से छुपते थे। पक्षी जो डायनासोर से ही विकसित हुए थे। और सबसे दिलचस्प, बुद्धिमान सरीसृप की संभावना। 1980 के दशक में पेलियोंटोलॉजिस्ट डेल रसेल ने एक विचार प्रयोग किया। उन्होंने सोचा, अगर डायनासोर विलुप्त नहीं होते तो क्या होता? क्या वे बुद्धिमत्ता विकसित कर सकते थे? रसेल ने ट्रूडॉन नामक एक डायनासोर का अध्ययन किया। ये एक छोटा द्विपाद सरीसृप था जिसके पास अपेक्षाकृत बड़ा मस्तिष्क था। रसेल ने गणना की कि अगर ट्रूडॉन की विकासवादी रेखा जारी रहती तो वो एक मानवाकार प्राणी में विकसित हो सकता था, जिसे उन्होंने डायनासोरॉइड कहा। यह विचार विवादास्पद था। कई वैज्ञानिकों ने इसे खारिज कर दिया, ये कहते हुए कि विकास इतना पूर्वानुमानित नहीं है। लेकिन रसेल का मुद्दा ये था कि बुद्धिमत्ता एक संभावित विकासवादी परिणाम है। अगर पर्यावरण सही हो तो कोई भी प्रजाति बुद्धिमत्ता विकसित कर सकती है। अब कल्पना कीजिए कि क्रेटेशियस काल में किसी सरीसृप प्रजाति ने वास्तव में बुद्धिमत्ता विकसित की हो। शायद वे ट्रूडॉन के वंशज थे या कोई अन्य प्रजाति। उन्होंने औजार बनाए, आंख का उपयोग किया, भाषा विकसित की। शायद उन्होंने शहर बनाए, कृषि की तकनीक विकसित की। फिर 6 करोड़ 50 लाख साल पहले एक विशाल क्षुद्रग्रह पृथ्वी से टकराया। यह क्षुद्रग्रह लगभग 10 किलोमीटर चौड़ा था और यह मेक्सिको के युकाटन प्रायद्वीप में गिरा। प्रभाव इतना शक्तिशाली था कि इसने एक गड्ढा बनाया जो 180 किलोमीटर चौड़ा था। इसने वायुमंडल में इतनी धूल और मलबा फेंका कि सूरज की रोशनी महीनों तक अवरुद्ध रही। तापमान गिर गया, पौधे मर गए, शाकाहारी डायनासोर भूख से मर गए। मांसाहारी डायनासोर जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा भी मर गए। यह विलुप्ति इतनी व्यापक थी कि पृथ्वी पर सभी प्रजातियों में से 75% खत्म हो गईं। डायनासोर जो 16 करोड़ साल से पृथ्वी पर राज कर रहे थे, पूरी तरह से गायब हो गए, सिवाय पक्षियों के जो उनके वंशज हैं। अगर उस समय कोई बुद्धिमान सरीसृप सभ्यता थी तो वह भी इस विलुप्ति में खत्म हो गई होगी। उनके शहर नष्ट हो गए होंगे, उनकी तकनीक धूल में मिल गई होगी, और 6 करोड़ 50 लाख साल बाद हमें उनके कोई सबूत नहीं मिलेंगे, या मिलेंगे। आइए एक प्रयोग करें। मान लीजिए कि हम एक भूवैज्ञानिक हैं जो क्रेटेशियस पेलियोजीन सीमा का अध्ययन कर रहे हैं, वह परत जो डायनासोर के विलुप्ति को चिन्हित करती है। हम क्या ढूंढेंगे? सबसे पहले हमें इरिडियम की एक पतली परत मिलेगी। इरिडियम एक दुर्लभ धातु है जो पृथ्वी की सतह पर बहुत कम मात्रा में पाई जाती है, लेकिन क्षुद्र ग्रहों में प्रचुर मात्रा में होती है। ये इरिडियम परत पूरी दुनिया में पाई जाती है और यह क्षुद्र ग्रह प्रभाव का स्पष्ट सबूत है। दूसरा, हमें शॉक्ड क्वार्ट्ज मिलेगा। क्वार्ट्ज के क्रिस्टल जो अत्यधिक दबाव से विकृत हो गए हैं। ये केवल क्षुद्र ग्रह प्रभाव या परमाणु विस्फोट जैसी अत्यधिक ऊर्जा वाली घटनाओं में बनता है। तीसरा, हमें स्फेरूल्स मिलेंगे, छोटे कांच के गोले जो पिघली हुई चट्टान से बने हैं, जो वायुमंडल में फेंकी गई और फिर ठंडी होकर गिरी। चौथा, हमें जीवाश्म रिकॉर्ड में अचानक बदलाव मिलेगा। इस परत के नीचे हमें डायनासोर के जीवाश्म मिलते हैं, इस परत के ऊपर कोई डायनासोर नहीं। ये सभी संकेत क्षुद्र ग्रह प्रभाव की ओर इशारा करते हैं। लेकिन अब कल्पना कीजिए कि इस परत में कुछ और भी है, शायद कुछ अजीब रासायनिक संकेत, शायद कार्बन आइसोटोप में एक असामान्य बदलाव, शायद कुछ सूक्ष्म कण जो प्राकृतिक नहीं लगते। क्या हम इन संकेतों को पहचान पाएंगे या हम उन्हें क्षुद्र ग्रह प्रभाव के परिणाम मान लेंगे? ये सवाल हमें एक महत्वपूर्ण बिंदु पर लाता है।
जब हम भूवैज्ञानिक रिकॉर्ड का अध्ययन करते हैं तो हम पूर्वाग्रहों के साथ आते हैं। हम मानते हैं कि सब कुछ प्राकृतिक है। हम मानते हैं कि कोई प्राचीन सभ्यता नहीं थी और इन पूर्वाग्रहों के कारण हम कुछ संकेतों को नजरअंदाज कर सकते हैं। यह विज्ञान की एक मौलिक समस्या है। हम वही देखते हैं जो हम देखने की उम्मीद करते हैं। अगर हम किसी चीज की उम्मीद नहीं करते तो हम उसे देख भी सकते हैं और नजरअंदाज कर सकते हैं। आइए एक और कोण से सोचें। मान लीजिए कि हम एक प्राचीन सभ्यता के संकेत ढूंढना चाहते हैं। हम क्या ढूंढेंगे? पहला, हम असामान्य खनिज संरचनाओं को ढूंढेंगे। कुछ खनिज केवल उच्च तापमान और दबाव पर बनते हैं, जैसे कि धातु गलाने की प्रक्रिया में। अगर हमें ऐसे खनिज मिले जो प्राकृतिक रूप से नहीं बनते तो यह एक संकेत हो सकता है। दूसरा, हम असामान्य रासायनिक सांद्रता को ढूंढेंगे। कुछ तत्व प्रकृति में समान रूप से वितरित होते हैं। अगर हमें किसी स्थान पर इन तत्वों की असामान्य सांद्रता मिले तो यह मानव या गैर मानव गतिविधि का संकेत हो सकता है। तीसरा, हम आइसोटोप अनुपात में असामान्यताओं को ढूंढेंगे। जैसा कि हमने पहले चर्चा की, औद्योगिक गतिविधि कार्बन और नाइट्रोजन आइसोटोप के अनुपात को बदलती है। ये बदलाव भूवैज्ञानिक रिकॉर्ड में दर्ज हो सकते हैं। चौथा, हम सूक्ष्म कणों को ढूंढेंगे। प्लास्टिक, धातु, कांच, ये सभी सामग्रियां सूक्ष्म कण छोड़ती हैं जो तलछट में मिल सकते हैं। पांचवा, हम जीवाश्म रिकॉर्ड में अचानक बदलावों को ढूंढेंगे। एक सभ्यता का उदय और पतन जैव विविधता में बदलाव का कारण बनेगा। लेकिन यहां समस्या है, ये सभी संकेत सूक्ष्म हैं और करोड़ों साल बाद वे और भी सूक्ष्म हो जाएंगे। उन्हें ढूंढना सुई को घास के ढेर में ढूंढने जैसा होगा, सिवाय इसके कि घास का ढेर पूरी पृथ्वी है और हम निश्चित नहीं हैं कि सुई है भी या नहीं। फिर भी कुछ वैज्ञानिक इन संकेतों को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। वे पुरानी चट्टानों का अध्ययन कर रहे हैं, असामान्य रासायनिक पैटर्न ढूंढ रहे हैं और सवाल पूछ रहे हैं जो पहले कभी नहीं पूछे गए। उदाहरण के लिए, यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन के भूरसायनज्ञ रोजर बुइक ने प्राचीन समुद्री तलछट में नाइट्रोजन आइसोटोप का अध्ययन किया है। उन्होंने पाया कि कुछ समय अवधियों में नाइट्रोजन आइसोटोप का अनुपात असामान्य रूप से बदलता है। ज्यादातर मामलों में इसकी व्याख्या प्राकृतिक प्रक्रियाओं से की जा सकती है, जैसे कि समुद्री धाराओं में बदलाव या ज्वालामुखी गतिविधि। लेकिन कुछ मामलों में व्याख्या स्पष्ट नहीं है। क्या यह किसी प्राचीन सभ्यता का संकेत है? शायद नहीं। लेकिन यह दिखाता है कि भूवैज्ञानिक रिकॉर्ड में अभी भी रहस्य हैं। अभी भी ऐसी चीजें हैं जिन्हें हम पूरी तरह से नहीं समझते। आइए अब एक और दिलचस्प सवाल पर विचार करें। अगर प्राचीन सभ्यताएं थीं, तो वे कितनी उन्नत रही होंगी। हम मानते हैं कि तकनीकी प्रगति एक रैखिक प्रक्रिया है। पत्थर के औजारों से कांस्य तक, कांस्य से लोहे तक, लोहे से स्टील तक और इसी तरह। लेकिन क्या ये एकमात्र रास्ता है? शायद एक प्राचीन सभ्यता ने एक अलग तकनीकी मार्ग अपनाया हो। शायद उन्होंने धातु विज्ञान के बजाय जैव प्रौद्योगिकी विकसित की हो। शायद उन्होंने जीवाश्म ईंधन के बजाय सौर ऊर्जा या भूतापीय ऊर्जा का उपयोग किया हो। शायद उन्होंने ऐसी सामग्रियां बनाई हों जो पूरी तरह से जैव अपघटनीय थीं, जो कोई स्थायी निशान नहीं छोड़ती। यह विचार हमें एक महत्वपूर्ण एहसास की ओर ले जाता है। हम अपनी सभ्यता को मानक मानते हैं। हम सोचते हैं कि कोई भी बुद्धिमान प्रजाति हमारे जैसे ही विकसित होगी। लेकिन यह सच नहीं हो सकता। विकास अनगिनत रास्ते अपना सकता है। तकनीक अनगिनत रूप ले सकती है। कल्पना कीजिए कि एक सभ्यता जो पानी के नीचे विकसित हुई हो, समुद्री प्राणी जिन्होंने बुद्धिमत्ता विकसित की हो। उनकी तकनीक हमारी तकनीक से पूरी तरह अलग होगी। वे आग का उपयोग नहीं कर सकते, पानी के नीचे आग नहीं जलती। वे धातु नहीं गला सकते, लेकिन शायद उन्होंने अन्य कौशल विकसित किए हों, जैसे कि ध्वनि तरंगों का उपयोग या जैविक संरचनाओं का निर्माण। या कल्पना कीजिए कि एक सभ्यता जो हवा में रहती हो, उड़ने वाले प्राणी जिन्होंने बुद्धिमत्ता विकसित की हो। उनकी दुनिया 3 आयामी होगी, न कि 2 आयामी जैसी हमारी है। उनकी वास्तुकला, उनकी तकनीक, उनका पूरा दृष्टिकोण अलग होगा। ये सिर्फ कल्पनाएं हैं, लेकिन वे हमें याद दिलाती हैं
कि ब्रह्मांड हमारी कल्पना से कहीं अधिक विविध है। और अगर हम प्राचीन सभ्यताओं को ढूंढना चाहते हैं तो हमें अपने पूर्वाग्रहों से परे देखना होगा। अब आइए भारतीय दर्शन के एक और पहलू पर विचार करें, माया की अवधारणा। माया का अर्थ है भ्रम, वह पर्दा जो वास्तविकता को छुपाता है। हम जो देखते हैं वह पूरी सच्चाई नहीं है। हमारी इंद्रियां सीमित हैं, हमारा ज्ञान अधूरा है। ये अवधारणा सिलूरियन हाइपोथेसिस के साथ गहराई से जुड़ी है। हम सोचते हैं कि हम पृथ्वी के इतिहास को समझते हैं। हम सोचते हैं कि हम जानते हैं कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। लेकिन शायद ये सिर्फ माया है। शायद वास्तविकता कुछ और है। भूवैज्ञानिक रिकॉर्ड अधूरा है। हमारे पास पृथ्वी के इतिहास का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा संरक्षित है। बाकी सब कुछ खो गया है, कटाव में, टेक्टोनिक गतिविधि में, समय के प्रवाह में। हम उस अधूरे रिकॉर्ड से पूरी कहानी बनाने की कोशिश कर रहे हैं और शायद हम कुछ महत्वपूर्ण अध्याय चूक रहे हैं। यह विचार डरावना है, लेकिन यह रोमांचक भी है। ये हमें बताता है कि अभी भी खोज के लिए बहुत कुछ है। अभी भी रहस्य हैं जो सुलझाए जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आइए एक विशिष्ट उदाहरण देखें, ओक्लो रिएक्टर। यह गैबोन, अफ्रीका में एक यूरेनियम खदान है। 1972 में फ्रांसीसी वैज्ञानिकों ने इस खदान से यूरेनियम के नमूनों का विश्लेषण किया। उन्हें कुछ अजीब मिला। यूरेनियम आइसोटोप का अनुपात असामान्य था। यूरेनियम 235 की मात्रा सामान्य से कम थी। यह एक रहस्य था। यूरेनियम 235 वह आइसोटोप है जो परमाणु रिएक्टरों में उपयोग होता है। अगर इसकी मात्रा कम है तो इसका मतलब है कि यह किसी परमाणु प्रतिक्रिया में खपत हुआ है। क्या यह किसी प्राचीन सभ्यता का परमाणु रिएक्टर था? कुछ लोगों ने यह सुझाव दिया, लेकिन वैज्ञानिकों ने एक और व्याख्या पाई, एक प्राकृतिक परमाणु रिएक्टर। लगभग 2 अरब साल पहले ओक्लो में परिस्थितियां ऐसी थीं कि एक प्राकृतिक परमाणु श्रृंखला प्रतिक्रिया शुरू हो गई। यूरेनियम की उच्च सांद्रता, पानी की उपस्थिति जो न्यूट्रॉन को धीमा करता था, और सही भूवैज्ञानिक संरचना, ये सभी कारक एक साथ आए और एक प्राकृतिक रिएक्टर बनाया। यह रिएक्टर लगभग 3 लाख साल तक चला, फिर बंद हो गया। यह एक आश्चर्यजनक खोज थी। यह दिखाता है कि प्रकृति हमारी कल्पना से कहीं अधिक जटिल और आश्चर्यजनक है। लेकिन यह एक और बात भी दिखाता है, कभी-कभी जो चीजें कृत्रिम लगती हैं वे वास्तव में प्राकृतिक होती हैं। ये सिलूरियन हाइपोथेसिस की चुनौती है। अगर हमें कोई असामान्य संकेत मिलता है तो हम कैसे जानेंगे कि यह प्राकृतिक है या कृत्रिम? कैसे हम प्राकृतिक परमाणु रिएक्टर को कृत्रिम रिएक्टर से अलग करेंगे? कैसे हम प्राकृतिक जलवायु परिवर्तन को औद्योगिक जलवायु परिवर्तन से अलग करेंगे? जवाब है, ये बहुत मुश्किल है। और जितना पुराना संकेत होगा उतना ही मुश्किल होगा। लेकिन ये हमें हार मानने का कारण नहीं देता। इसके बजाय ये हमें और अधिक सावधानी से देखने के लिए प्रेरित करता है। ये हमें नए तरीके विकसित करने के लिए प्रेरित करता है, ऐसे तरीके जो प्राकृतिक और कृत्रिम के बीच अंतर कर सकें। उदाहरण के लिए, वैज्ञानिक अब मशीन लर्निंग का उपयोग कर रहे हैं भूवैज्ञानिक डेटा का विश्लेषण करने के लिए। वे कंप्यूटर को प्रशिक्षित कर रहे हैं कि वे पैटर्न पहचानें जो मानव आंख चूक सकती है। शायद ये एल्गोरिदम ऐसे संकेत ढूंढ सकें जो हमने अब तक नजरअंदाज किए हैं। या वैज्ञानिक नए प्रकार के बायोमार्कर विकसित कर रहे हैं, रासायनिक संकेत जो जीवन की उपस्थिति को दर्शाते हैं। अगर हम ऐसे बायोमार्कर ढूंढ सकें जो विशेष रूप से बुद्धिमान जीवन से जुड़े हों, तो शायद हम प्राचीन सभ्यताओं के संकेत ढूंढ सकें। यह काम अभी शुरुआती चरण में है, लेकिन यह रोमांचक है क्योंकि यह हमें नई संभावनाओं की ओर ले जाता है। अब आइए एक और महत्वपूर्ण सवाल पर विचार करें। अगर प्राचीन सभ्यताएं थीं, तो वे क्यों विलुप्त हो गईं? ये सवाल सिर्फ अकादमिक नहीं है, ये हमारे अपने भविष्य के बारे में है। अगर हम समझ सकें कि प्राचीन सभ्यताएं क्यों विफल रहीं, तो शायद हम उनकी गलतियों से बच सकें। कई संभावनाएं हैं। शायद उन्होंने अपने पर्यावरण को नष्ट कर दिया। शायद उन्होंने अपने संसाधनों का अत्यधिक उपयोग किया। शायद उन्होंने जलवायु परिवर्तन को ट्रिगर किया जिससे वे बच नहीं सके। या शायद ये कुछ बाहरी था, एक क्षुद्र ग्रह प्रभाव, एक सुपर वोल्केनो विस्फोट, एक सौर तूफान। ऐसी घटनाएं जो किसी भी सभ्यता को नष्ट कर सकती हैं,
चाहे वह कितनी भी उन्नत क्यों न हो। या शायद यह आंतरिक था, युद्ध, बीमारी, सामाजिक पतन। इतिहास हमें दिखाता है कि सभ्यताएं अक्सर बाहरी खतरों से नहीं, बल्कि आंतरिक कमजोरियों से गिरती हैं। जो भी कारण हो, परिणाम एक ही है, विलुप्ति। और ये हमें एक गंभीर चेतावनी देता है। हम भी नाजुक हैं, हम भी विलुप्त हो सकते हैं। आज हम कई खतरों का सामना कर रहे हैं। जलवायु परिवर्तन हमारे ग्रह को बदल रहा है। परमाणु हथियार हमें पूरी तरह से नष्ट करने की क्षमता देते हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता अज्ञात जोखिम पैदा करती है। जैव प्रौद्योगिकी नए खतरे लाती है। और सबसे बड़ा खतरा शायद हमारा अपना अहंकार है। हम सोचते हैं कि हम अजेय हैं। हम सोचते हैं कि हम प्रकृति को नियंत्रित कर सकते हैं। हम सोचते हैं कि हम विशेष हैं। लेकिन सिलूरियन हाइपोथेसिस हमें याद दिलाती है कि हम विशेष नहीं हैं। हम सिर्फ एक और प्रजाति हैं, एक और सभ्यता जो समय की विशाल नदी में एक क्षणिक लहर है। ये विचार विनम्रता लाता है। और शायद विनम्रता ही वो चीज है जिसकी हमें सबसे अधिक जरूरत है। भारतीय दर्शन में एक सुंदर अवधारणा है, अहिंसा। ये सिर्फ हिंसा न करने के बारे में नहीं है। ये सभी जीवित प्राणियों के प्रति सम्मान के बारे में है। ये प्रकृति के साथ सामंजस्य में रहने के बारे में है। ये समझने के बारे में है कि हम सब जुड़े हुए हैं, मनुष्य, जानवर, पौधे, पूरा पारिस्थितिकी तंत्र। अगर हम इस सिद्धांत को अपनाएं तो शायद हम एक अलग भविष्य बना सकें। एक भविष्य जहां हम प्रकृति के खिलाफ नहीं, बल्कि प्रकृति के साथ काम करें। एक भविष्य जहां हम संसाधनों का शोषण नहीं करें, बल्कि उनका सतत उपयोग करें। एक भविष्य जहां हम अपने ग्रह को नष्ट नहीं करें, बल्कि उसकी रक्षा करें। यह आसान नहीं होगा। इसके लिए हमें अपने पूरे दृष्टिकोण को बदलना होगा। हमें अपनी अर्थव्यवस्था को बदलना होगा, अपनी तकनीक को बदलना होगा, अपने मूल्यों को बदलना होगा। लेकिन अगर हम ऐसा नहीं करते तो हम भी उन प्राचीन सभ्यताओं की तरह हो सकते हैं, अगर वे थीं, जो चट्टानों में एक धुंधली परत बनकर रह गईं। और शायद यही सिलूरियन हाइपोथेसिस का सबसे महत्वपूर्ण सबक है। यह हमें अतीत के बारे में नहीं बताती, यह हमें भविष्य के बारे में बताती है। यह हमें चेतावनी देती है कि सभ्यताएं नाजुक हैं। यह हमें याद दिलाती है कि हमारा समय सीमित है। और यह हमें प्रेरित करती है कि हम बेहतर करें। अब हमारी यात्रा एक नए आयाम में प्रवेश करती है। अब तक हमने पृथ्वी की चट्टानों में झांका, समय की परतों को पढ़ा और अपने ग्रह के इतिहास में छुपे रहस्यों को खोजा। लेकिन अब सवाल ये है, क्या ये सिर्फ पृथ्वी की कहानी है, या ये एक सार्वभौमिक पैटर्न है जो पूरे ब्रह्मांड में दोहराया जाता है? जब हम रात के आकाश को देखते हैं तो हम अरबों तारे देखते हैं। हर तारे के चारों ओर ग्रह हो सकते हैं, और उन ग्रहों में से कुछ पर जीवन हो सकता है, और उस जीवन में से कुछ बुद्धिमान हो सकता है। ये सिर्फ संभावना नहीं है, ये लगभग निश्चितता है। ब्रह्मांड इतना विशाल है कि हम अकेले होने की संभावना लगभग शून्य है। लेकिन फिर एक विरोधाभास उभरता है, फर्मी पैराडॉक्स। अगर ब्रह्मांड में इतनी सभ्यताएं हैं तो वे कहाँ हैं? हमने उनसे संपर्क क्यों नहीं किया? हमें उनके संकेत क्यों नहीं मिले? इस पैराडॉक्स के कई संभावित जवाब हैं। शायद अंतरतारकीय यात्रा असंभव है। शायद सभ्यताएं एक दूसरे से इतनी दूर हैं कि संपर्क नहीं हो सकता। शायद वे हमसे संपर्क नहीं करना चाहती। या शायद, और ये सबसे डरावना जवाब है, सभ्यताएं लंबे समय तक टिकती नहीं हैं। यहीं पर सिलूरियन हाइपोथेसिस एक नया अर्थ लेती है। अगर पृथ्वी पर प्राचीन सभ्यताएं हो सकती हैं जिनके निशान मिट गए, तो क्या अन्य ग्रहों पर भी ऐसा हो सकता है? क्या मंगल पर कभी कोई सभ्यता थी? क्या शुक्र पर? क्या हमारे सौर मंडल के किसी अन्य ग्रह या चंद्रमा पर? आइए मंगल से शुरू करें। आज मंगल एक ठंडा, सूखा, बंजर ग्रह है। लेकिन ये हमेशा ऐसा नहीं था। लगभग 3 से 4 अरब साल पहले मंगल पर तरल पानी था। नदियां बहती थीं, झीलें थीं, शायद महासागर भी थे। वायुमंडल घना था, तापमान अधिक गर्म था। संक्षेप में, मंगल रहने योग्य था। फिर कुछ हुआ। मंगल ने अपना चुंबकीय क्षेत्र खो दिया। बिना चुंबकीय क्षेत्र के सौर हवा ने धीरे धीरे वायुमंडल को उड़ा दिया। पानी वाष्पित हो गया या जम गया। ग्रह ठंडा और सूखा हो गया। और अगर वहां कोई जीवन था तो वो या तो विलुप्त हो गया या भूमिगत चला गया। लेकिन क्या उस समय में, जब मंगल रहने योग्य था,
क्या वहां सिर्फ सूक्ष्म जीवन था या कुछ और भी? क्या वहां जटिल जीवन विकसित हुआ? क्या वहां बुद्धिमान जीवन विकसित हुआ? ज्यादातर वैज्ञानिक कहेंगे कि यह बहुत असंभव है। मंगल पर रहने योग्य परिस्थितियां शायद बहुत कम समय तक रहीं, कुछ 100 मिलियन साल। पृथ्वी पर जटिल जीवन को विकसित होने में अरबों साल लगे। बुद्धिमत्ता और भी बाद में आई। तो मंगल पर शायद पर्याप्त समय नहीं था। लेकिन शायद शब्द पर ध्यान दें। हम निश्चित नहीं हैं। हम नहीं जानते कि जीवन कितनी तेजी से विकसित हो सकता है। हम नहीं जानते कि बुद्धिमत्ता कितनी दुर्लभ या सामान्य है। हम सिर्फ एक उदाहरण जानते हैं, पृथ्वी। और एक उदाहरण से आप सार्वभौमिक नियम नहीं बना सकते। तो क्या हम मंगल पर प्राचीन सभ्यता के संकेत ढूंढ सकते हैं? सिद्धांत रूप में हाँ। मंगल पर कटाव पृथ्वी की तुलना में बहुत धीमा है, क्योंकि वहां कोई पानी नहीं है, कोई हवा नहीं है, कोई टेक्टोनिक गतिविधि नहीं है। अगर 3 अरब साल पहले वहां कोई सभ्यता थी, तो उसके कुछ निशान अभी भी बचे हो सकते हैं। नासा के मार्स रोवर्स स्पिरिट, अपॉर्चुनिटी, क्यूरियोसिटी, परसिवरेंस मंगल की सतह का अध्ययन कर रहे हैं। वे चट्टानों का विश्लेषण कर रहे हैं, खनिजों की जांच कर रहे हैं, प्राचीन जीवन के संकेत ढूंढ रहे हैं। अब तक उन्हें कोई स्पष्ट सबूत नहीं मिला है, लेकिन वे सिर्फ सतह को खरोंच रहे हैं। मंगल एक पूरा ग्रह है और हमने उसका सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा देखा है। और यहां एक दिलचस्प बात है। अगर मंगल पर कोई प्राचीन सभ्यता थी, तो वो शायद भूमिगत रही होगी। मंगल की सतह हमेशा कठोर रही है, पतला वायुमंडल, तीव्र विकिरण, अत्यधिक तापमान। लेकिन भूमिगत परिस्थितियां बेहतर हो सकती हैं। भूतापीय गर्मी, संरक्षित पानी, विकिरण से सुरक्षा। तो अगर हम मंगल पर प्राचीन सभ्यता ढूंढना चाहते हैं, तो हमें भूमिगत देखना होगा। हमें गुफाओं का पता लगाना होगा, लावा ट्यूबों की जांच करनी होगी, गहरी खुदाई करनी होगी। और ये हम अभी तक नहीं कर सके हैं। अब आइए शुक्र की बात करें। आज शुक्र नरक है। सतह का तापमान 470 डिग्री सेल्सियस, वायुमंडलीय दबाव पृथ्वी से 90 गुना अधिक, सल्फ्यूरिक एसिड के बादल। कोई भी जीवन वहां जीवित नहीं रह सकता। लेकिन यह भी हमेशा ऐसा नहीं था। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि अरबों साल पहले शुक्र पृथ्वी जैसा रहा होगा। तरल पानी, मध्यम तापमान, शायद जीवन। फिर एक भगोड़ा ग्रीन हाउस प्रभाव शुरू हुआ। कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में जमा हुआ, तापमान बढ़ता गया, पानी वाष्पित हो गया और ग्रह वो नरक बन गया जो आज है। अगर शुक्र पर कभी जीवन था, तो वो इस परिवर्तन में नष्ट हो गया होगा। और अगर वहां कोई सभ्यता थी, तो उसके सभी निशान मिट गए होंगे। शुक्र की सतह लगातार नवीनीकृत होती है। ज्वालामुखी गतिविधि, तीव्र कटाव, कुछ भी पुराना नहीं बचता। तो शुक्र पर प्राचीन सभ्यता ढूंढना लगभग असंभव है। लेकिन लगभग शब्द पर ध्यान दें। शायद वायुमंडल में कुछ संकेत हों, शायद कुछ रासायनिक असामान्यताएं जो प्राचीन औद्योगिक गतिविधि की ओर इशारा करें। हाल ही में वैज्ञानिकों ने शुक्र के वायुमंडल में फॉस्फीन गैस का पता लगाया। फॉस्फीन एक गैस है जो पृथ्वी पर मुख्य रूप से जैविक प्रक्रियाओं द्वारा उत्पादित होती है। शुक्र पर इसकी उपस्थिति एक रहस्य है। क्या ये जीवन का संकेत है या कोई अज्ञात रासायनिक प्रक्रिया? हम अभी तक नहीं जानते। लेकिन ये दिखाता है कि अन्य ग्रहों पर भी रहस्य हैं, और शायद उन रहस्यों में से कुछ प्राचीन सभ्यताओं से जुड़े हों। अब आइए हमारे सौर मंडल के बाहरी हिस्से की बात करें। बृहस्पति और शनि के चंद्रमा, यूरोपा, एन्सेलेडस, टाइटन। ये चंद्रमा बेहद दिलचस्प हैं, क्योंकि उनमें से कुछ के पास भूमिगत महासागर हैं। यूरोपा, बृहस्पति का चंद्रमा, बर्फ की मोटी परत से ढका है। लेकिन उस बर्फ के नीचे एक विशाल महासागर है, शायद पृथ्वी के सभी महासागरों से अधिक पानी। ये महासागर तरल है, क्योंकि बृहस्पति का गुरुत्वाकर्षण यूरोपा को निचोड़ता है, जो घर्षण और गर्मी पैदा करता है। क्या इस महासागर में जीवन हो सकता है? बिल्कुल। पृथ्वी पर हमने गहरे समुद्र में जीवन पाया है, हाइड्रोथर्मल वेंट्स के पास, जहां सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुंचती। ये जीव रसायनों से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, प्रकाश संश्लेषण से नहीं। यूरोपा के महासागर में भी ऐसे जीवन हो सकते हैं। और अगर जीवन हो सकता है, तो क्या बुद्धिमान जीवन हो सकता है? ये बहुत अधिक सट्टा है, लेकिन असंभव नहीं। शायद यूरोपा के महासागर में अरबों साल के विकास के बाद कोई बुद्धिमान प्रजाति उभरी हो,
शायद उन्होंने एक पानी के नीचे की सभ्यता बनाई हो। ऐसी सभ्यता हमारी सभ्यता से पूरी तरह अलग होगी। वे कभी तारे नहीं देख पाएंगे। बर्फ की मोटी परत उन्हें ब्रह्मांड से अलग करती है। वे कभी आग नहीं बना पाएंगे। उनकी तकनीक पूरी तरह से अलग होगी। और अगर वे विलुप्त हो गए तो हम उन्हें कैसे ढूंढेंगे? हमें यूरोपा की बर्फ को तोड़ना होगा, महासागर में उतरना होगा और समुद्र तल की खोज करनी होगी। यह एक विशाल चुनौती है, लेकिन नासा और अन्य अंतरिक्ष एजेंसियां इस पर काम कर रही हैं। भविष्य के मिशन यूरोपा का पता लगाएंगे और शायद हमें कुछ आश्चर्यजनक चीजें मिलें। अब आइए एक और बड़ा कदम उठाएं। आइए हमारे सौर मंडल से बाहर देखें। आइए एक्सोप्लैनेट्स की बात करें, अन्य तारों के चारों ओर घूमने वाले ग्रह। पिछले 30 सालों में हमने हजारों एक्सोप्लैनेट्स की खोज की है। कुछ बृहस्पति जैसे विशाल गैस दानव हैं, कुछ पृथ्वी जैसे चट्टानी ग्रह हैं, और कुछ सबसे दिलचस्प रहने योग्य क्षेत्र में हैं, जहां तापमान तरल पानी की अनुमति देता है। इन ग्रहों में से कुछ पर जीवन हो सकता है और उस जीवन में से कुछ बुद्धिमान हो सकता है। लेकिन अगर वहां प्राचीन सभ्यताएं थीं जो अब विलुप्त हो गई हैं, तो हम उन्हें कैसे ढूंढेंगे? ये एक विशाल चुनौती है। ये ग्रह प्रकाश वर्ष दूर हैं। हम उनकी सतह को सीधे नहीं देख सकते। हम सिर्फ उनके वायुमंडल का अध्ययन कर सकते हैं। जब वे अपने तारे के सामने से गुजरते हैं तो तारे की रोशनी वायुमंडल से होकर गुजरती है और हम उस रोशनी का विश्लेषण करके वायुमंडल की संरचना जान सकते हैं। तो हम क्या ढूंढेंगे? हम बायोसिग्नेचर ढूंढेंगे, ऐसे रासायनिक संकेत जो जीवन की उपस्थिति को दर्शाते हैं। उदाहरण के लिए ऑक्सीजन। पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन मुख्य रूप से प्रकाश संश्लेषण से आती है। अगर हम किसी एक्सोप्लैनेट के वायुमंडल में ऑक्सीजन पाते हैं तो यह जीवन का संकेत हो सकता है। लेकिन बुद्धिमान जीवन के लिए हमें टेक्नोसिग्नेचर चाहिए, ऐसे संकेत जो तकनीक की उपस्थिति को दर्शाते हैं। उदाहरण के लिए औद्योगिक प्रदूषण। अगर किसी ग्रह के वायुमंडल में क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसे कृत्रिम रसायन हैं, तो यह एक औद्योगिक सभ्यता का संकेत हो सकता है। या शायद हम रेडियो संकेत ढूंढें। पिछले 60 सालों से हम सेटी सर्च फॉर एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस कार्यक्रम के माध्यम से अंतरिक्ष से रेडियो संकेत सुन रहे हैं। अब तक हमें कोई स्पष्ट संकेत नहीं मिला है, लेकिन हम सिर्फ शुरुआत कर रहे हैं। और यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है, अगर हम किसी एक्सोप्लैनेट से संकेत प्राप्त करते हैं तो वह संकेत पुराना होगा। अगर ग्रह 100 प्रकाश वर्ष दूर है तो हम जो संकेत प्राप्त करते हैं वह 100 साल पहले भेजा गया था, और जिस सभ्यता ने उसे भेजा वह अब मौजूद नहीं हो सकती। यह एक गहरा और उदास विचार है। शायद ब्रह्मांड सभ्यताओं से भरा है, लेकिन वे सभी अलग अलग समय में मौजूद हैं। वे एक दूसरे को कभी नहीं मिलते, क्योंकि जब तक एक सभ्यता का संकेत दूसरे तक पहुंचता है, पहली सभ्यता विलुप्त हो चुकी होती है। यह फर्मी पैराडॉक्स का एक संभावित समाधान है। सभ्यताएं मौजूद हैं, लेकिन वे अल्पकालिक हैं। वे कुछ हजार साल, शायद कुछ लाख साल तक टिकती हैं, फिर वे विलुप्त हो जाती हैं। जलवायु परिवर्तन से, परमाणु युद्ध से, क्षुद्रग्रह प्रभाव से या किसी अन्य आपदा से। और अगर यह सच है तो ये हमारे लिए एक गंभीर चेतावनी है। हम भी अल्पकालिक हो सकते हैं, हम भी विलुप्त हो सकते हैं, और करोड़ों साल बाद कोई अन्य सभ्यता हमारे निशान ढूंढने की कोशिश कर सकती है और शायद कुछ नहीं पाएगी। लेकिन यहाँ एक और संभावना है। शायद कुछ सभ्यताएं लंबे समय तक टिकती हैं। शायद वे अपनी चुनौतियों को पार करती हैं, जलवायु परिवर्तन को रोकती हैं, युद्ध से बचती हैं, संसाधनों का सतत उपयोग करती हैं। शायद वे हजारों साल, लाखों साल, करोड़ों साल तक जीवित रहती हैं। ऐसी सभ्यताएं क्या करेंगी? शायद वे अपने सौर मंडल का पता लगाएंगी। शायद वे अन्य तारों की यात्रा करेंगी। शायद वे डायसन स्फीयर जैसी विशाल संरचनाएं बनाएंगी। ऐसी संरचनाएं जो पूरे तारे को घेर लें और उसकी सारी ऊर्जा को पकड़ लें। अगर ऐसी सभ्यताएं मौजूद हैं तो हम उन्हें ढूंढ सकते हैं। हम असामान्य खगोलीय वस्तुओं को ढूंढ सकते हैं। तारे जो अजीब तरीके से मंद होते हैं, जैसे कि कुछ उन्हें अवरुद्ध कर रहा हो। हम असामान्य ऊर्जा हस्ताक्षर ढूंढ सकते हैं। अवरक्त विकिरण जो विशाल संरचनाओं से आ रहा हो। और वास्तव में हमने कुछ अजीब चीजें देखी हैं। टैबी का तारा KIC 84628552
एक तारा है जो अजीब तरीके से मंद होता है। कभी कभी इसकी चमक 20% तक कम हो जाती है, फिर वापस सामान्य हो जाती है। ये किसी ग्रह के कारण नहीं हो सकता। कोई भी ग्रह इतना बड़ा नहीं है। तो ये क्या है? कुछ वैज्ञानिकों ने सुझाव दिया कि यह एक डायसन स्फीयर हो सकता है, या कम से कम उसका निर्माण। लेकिन ज्यादातर वैज्ञानिक सोचते हैं कि यह कुछ प्राकृतिक है, शायद धूल के बादल, शायद धूमकेतु। हम अभी तक निश्चित नहीं हैं। यह सिलूरियन हाइपोथेसिस की एक बड़ी चुनौती है, न केवल पृथ्वी पर बल्कि पूरे ब्रह्मांड में। हम असामान्य चीजें देखते हैं और हमें तय करना होता है यह प्राकृतिक है या कृत्रिम। और ज्यादातर समय हम प्राकृतिक व्याख्या चुनते हैं क्योंकि यह सरल है, यह ओकाम के रेजर के अनुरूप है। लेकिन क्या हम कभी कभी गलत हो सकते हैं? क्या हम कभी कभी कृत्रिम संकेतों को प्राकृतिक मान सकते हैं? ये सवाल हमें वापस पृथ्वी पर लाता है। अगर हम अन्य ग्रहों पर प्राचीन सभ्यताओं के संकेत ढूंढने में संघर्ष कर रहे हैं, तो अपने ग्रह पर ऐसे संकेत ढूंढना कितना मुश्किल होगा। और यहीं पर हम एक महत्वपूर्ण एहसास पर पहुंचते हैं। सिलूरियन हाइपोथेसिस सिर्फ अतीत के बारे में नहीं है, ये भविष्य के बारे में भी है। ये हमें बताती है कि सभ्यताएं नाजुक हैं, पृथ्वी पर, मंगल पर, शुक्र पर, एक्सोप्लैनेट्स पर, पूरे ब्रह्मांड में। और अगर हम नहीं चाहते कि हमारी सभ्यता भी एक भूली हुई परत बन जाए, चाहे पृथ्वी की चट्टानों में या किसी दूर के ग्रह की तलछट में, तो हमें सीखना होगा। हमें अपनी गलतियों से सीखना होगा। और शायद अगर हम भाग्यशाली हैं तो हमें उन प्राचीन सभ्यताओं की गलतियों से भी सीखना होगा, अगर वे थीं। अब आइए एक प्रयोग करें। कल्पना कीजिए कि हम एक उन्नत सभ्यता हैं जो लाखों साल तक जीवित रही है। हमने अपनी सभी चुनौतियों को पार कर लिया है। हमने जलवायु परिवर्तन को रोक दिया है। हमने युद्ध समाप्त कर दिया है। हमने संसाधनों का सतत उपयोग करना सीख लिया है। हम अब एक ग्रहीय सभ्यता नहीं हैं, हम एक अंतरतारकीय सभ्यता हैं। हम अन्य ग्रहों का पता लगाते हैं, हम अन्य तारों की यात्रा करते हैं, और एक दिन हम एक ग्रह पाते हैं जो पृथ्वी जैसा है। हम उसकी चट्टानों का अध्ययन करते हैं, उसके भूविज्ञान को समझते हैं, और हमें कुछ अजीब मिलता है। एक परत जहां कार्बन आइसोटोप अचानक बदलते हैं, जहां जैव विविधता में गिरावट आती है, जहां कुछ असामान्य रासायनिक संकेत हैं। हम क्या निष्कर्ष निकालेंगे? क्या हम कहेंगे यह एक प्राकृतिक घटना है, शायद ज्वालामुखी गतिविधि, शायद क्षुद्र ग्रह प्रभाव? या हम कहेंगे यह एक प्राचीन सभ्यता का संकेत है, एक सभ्यता जो अब विलुप्त हो गई है? जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि हम क्या जानते हैं। अगर हमने अपने इतिहास में ऐसी घटनाएं देखी हैं, अगर हमने अपने ग्रह पर प्राचीन सभ्यताओं के संकेत पाए हैं, तो हम अधिक खुले होंगे इस संभावना के लिए कि अन्य ग्रहों पर भी ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर हमने कभी ऐसा नहीं देखा है, अगर हम अपने ग्रह पर पहली और एकमात्र सभ्यता हैं, तो हम संदेहपूर्ण होंगे। हम प्राकृतिक व्याख्या को प्राथमिकता देंगे। यह एक महत्वपूर्ण बिंदु है। हमारा ज्ञान हमारे अनुभव से आकार लेता है, और अगर हमारा अनुभव सीमित है तो हमारा ज्ञान भी सीमित होगा। तो शायद सिलूरियन हाइपोथेसिस का सबसे महत्वपूर्ण योगदान ये है कि ये हमारे अनुभव को विस्तारित करती है। ये हमें नई संभावनाओं के लिए खोलती है। ये हमें याद दिलाती है कि ब्रह्मांड हमारी कल्पना से अधिक अजीब और अद्भुत है। अब आइए एक और गहरे सवाल पर विचार करें। अगर ब्रह्मांड में अनगिनत सभ्यताएं हैं, कुछ जो अभी मौजूद हैं, कुछ जो अतीत में थीं, कुछ जो भविष्य में होंगी, तो क्या कोई सार्वभौमिक पैटर्न है? क्या सभी सभ्यताएं एक ही चक्र से गुजरती हैं? उदय, विस्तार और अंततः पतन। भारतीय दर्शन में ये विचार गहराई से निहित है। युगों का चक्र, सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, ये सिर्फ पृथ्वी के बारे में नहीं है, ये एक सार्वभौमिक सिद्धांत है। ये बताता है कि सब कुछ चक्रीय है, सृजन और विनाश, उदय और पतन, जन्म और मृत्यु। आधुनिक विज्ञान भी इस विचार की ओर इशारा करता है। हम जानते हैं कि तारे जन्म लेते हैं, जीते हैं और मरते हैं। हम जानते हैं कि आकाशगंगाएं टकराती हैं और विलीन होती हैं। हम जानते हैं कि पूरा ब्रह्मांड विस्तार कर रहा है और शायद एक दिन यह सिकुड़ेगा या ठंडा होकर मर जाएगा। तो क्या सभ्यताएं भी इसी चक्र का हिस्सा हैं? क्या वे भी जन्म लेती हैं, बढ़ती हैं और मरती हैं? शायद। लेकिन शायद कुछ सभ्यताएं इस चक्र को तोड़ सकती हैं।
शायद वे इतनी बुद्धिमान, इतनी अनुकूलनशील, इतनी लचीली हो सकती हैं कि वे हर चुनौती को पार कर सकें। शायद वे अमर हो सकती हैं, न कि व्यक्तिगत रूप से बल्कि सामूहिक रूप से। यह एक सुंदर विचार है, लेकिन यह एक कठिन विचार भी है, क्योंकि अमरता के लिए एक सभ्यता को लगातार विकसित होना होगा, लगातार सीखना होगा, लगातार अनुकूलित होना होगा। उसे कभी भी आत्मसंतुष्ट नहीं होना चाहिए, कभी भी अहंकारी नहीं होना चाहिए, कभी भी यह नहीं सोचना चाहिए कि उसने सब कुछ जान लिया है। और यह शायद सबसे कठिन चुनौती है, क्योंकि जब सभ्यताएं सफल होती हैं तो वे अहंकारी हो जाती हैं। वे सोचती हैं कि वे अजेय हैं, वे सोचती हैं कि नियम उन पर लागू नहीं होते, और यही उनका पतन बन जाता है। रोमन साम्राज्य ने यह सोचा, मंगोल साम्राज्य ने यह सोचा, ब्रिटिश साम्राज्य ने यह सोचा, और सभी गिर गए। क्या हम भी यही सोच रहे हैं? क्या हम भी अहंकारी हो रहे हैं? क्या हम भी सोच रहे हैं कि हम विशेष हैं, कि हम अलग हैं, कि हम पर नियम लागू नहीं होते? अगर हम हैं तो हमें रुकना होगा, हमें विनम्र होना होगा, हमें याद रखना होगा कि हम सिर्फ एक और सभ्यता हैं, एक विशाल ब्रह्मांड में एक छोटा सा द्वीप। और शायद यही सिलूरियन हाइपोथेसिस का सबसे गहरा सबक है। ये हमें विनम्रता सिखाती है, ये हमें याद दिलाती है कि हम अकेले नहीं हैं, न अंतरिक्ष में न समय में। ये हमें बताती है कि हमसे पहले भी सभ्यताएं रही होंगी और हमारे बाद भी होंगी। और अगर हम चाहते हैं कि हमारी सभ्यता याद रखी जाए, न केवल चट्टानों में एक धुंधली परत के रूप में, बल्कि कुछ सार्थक के रूप में, तो हमें बेहतर करना होगा। हमें ज्ञान छोड़ना होगा, सुंदरता छोड़नी होगी, आशा छोड़नी होगी। हमें ये दिखाना होगा कि सभ्यताएं सिर्फ विनाश के लिए नहीं हैं, वे सृजन के लिए भी हैं, वे सीखने के लिए हैं, बढ़ने के लिए हैं, विकसित होने के लिए हैं। और शायद अगर हम यह कर सकें तो हम उस चक्र को तोड़ सकें। शायद हम वह सभ्यता बन सकें जो टिकती है, न केवल हजारों साल बल्कि लाखों साल, करोड़ों साल। शायद हम वह सभ्यता बन सकें जो अन्य ग्रहों पर जाती है, अन्य तारों की यात्रा करती है, और एक दिन किसी दूर के ग्रह किसी प्राचीन सभ्यता के निशान पाती है। और जब हम उन निशानों को देखेंगे तो हम समझेंगे हम अकेले नहीं हैं, हम कभी अकेले नहीं थे। यह एक सुंदर दृष्टि है, लेकिन यह एक दूर की दृष्टि भी है। इसे हासिल करने के लिए हमें अभी से शुरुआत करनी होगी। हमें अपनी गलतियों को सुधारना होगा, हमें अपने ग्रह की रक्षा करनी होगी, हमें एक दूसरे के साथ शांति से रहना सीखना होगा। और शायद अगर हम ये सब कर सकें तो हम न केवल जीवित रहेंगे, हम फलेंगे, फूलेंगे। हम वह सभ्यता बनेंगे जो अन्य सभ्यताओं के लिए एक प्रेरणा है, एक मार्गदर्शक प्रकाश है। लेकिन ये सब भविष्य की बात है। अभी हम यहाँ हैं, इस क्षण में, इस ग्रह पर, इस विशाल ब्रह्मांड में, एक छोटे से कोने में। और हमारे पास एक विकल्प है। हम या तो उन प्राचीन सभ्यताओं का अनुसरण कर सकते हैं, अगर वे थीं जो विलुप्त हो गईं, या हम एक नया रास्ता बना सकते हैं, एक बेहतर रास्ता। विकल्प हमारा है और समय कम है। अब हम वापस आते हैं, वापस पृथ्वी पर, वापस इस क्षण में, क्योंकि हमने ब्रह्मांड की यात्रा की है। हमने मंगल के रेगिस्तानों को देखा है, शुक्र के नरक को देखा है, यूरोपा के बर्फीले महासागरों की कल्पना की है, और दूर के एक्सोप्लैनेट्स के बारे में सोचा है। लेकिन अंत में सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है, हमारे पैरों के नीचे, इस धरती में। और अब मुझे पता है कि आप क्या सोच रहे हैं। आप सोच रहे हैं, ये सब बहुत दिलचस्प है, लेकिन क्या ये सिर्फ विज्ञान कथा नहीं है? क्या ये सिर्फ कल्पना नहीं है? क्या कोई वास्तविक सबूत है? और यह एक उचित सवाल है। यह एक महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि विज्ञान कल्पना पर नहीं बल्कि सबूत पर आधारित है। विज्ञान अनुमान पर नहीं बल्कि डेटा पर आधारित है। तो आइए स्पष्ट रहें, सिलूरियन हाइपोथेसिस एक परिकल्पना है, एक सिद्धांत नहीं। इसका मतलब है कि यह एक विचार है जिसे परीक्षण की आवश्यकता है। यह एक सवाल है जिसका जवाब ढूंढा जाना है। यह एक दावा नहीं है कि प्राचीन सभ्यताएं थीं। यह एक प्रश्न है कि क्या हम उन्हें ढूंढ सकते हैं अगर वे थीं? और यहीं पर यह दिलचस्प हो जाता है।
क्योंकि जब गेविन श्मिट और एडम फ्रैंक ने 2018 में अपना पेपर प्रकाशित किया तो उनका मुख्य निष्कर्ष ये नहीं था कि प्राचीन सभ्यताएं थीं। उनका मुख्य निष्कर्ष ये था कि हम नहीं जानते, और ये नहीं जानना बेहद महत्वपूर्ण है। विज्ञान में हम अक्सर ये मान लेते हैं कि अगर हमें कोई सबूत नहीं मिला तो कुछ नहीं था, लेकिन ये तर्क दोषपूर्ण है। अनुपस्थिति का सबूत सबूत की अनुपस्थिति नहीं है। सिर्फ इसलिए कि हमने कुछ नहीं देखा, इसका मतलब ये नहीं कि वह मौजूद नहीं था। उदाहरण के लिए 1900 की शुरुआत तक हम नहीं जानते थे कि आकाशगंगाएं मौजूद हैं। हम सोचते थे कि मिल्की वे ही पूरा ब्रह्मांड है। फिर एडविन हबल ने दिखाया कि वे धुंधले धब्बे, जिन्हें हम नेबुला कहते थे, वास्तव में पूरी आकाशगंगाएं हैं। अरबों तारों के द्वीप हमसे लाखों प्रकाश वर्ष दूर। क्या इसका मतलब ये है कि आकाशगंगाएं 1920 में अचानक प्रकट हुईं? नहीं, वे हमेशा से थीं, हम बस उन्हें नहीं देख पा रहे थे। यही बात प्राचीन सभ्यताओं पर लागू होती है। शायद वे थीं, शायद नहीं, लेकिन अगर वे थीं और हम उन्हें नहीं देख पा रहे, तो इसका मतलब यह नहीं कि वे नहीं थीं। इसका मतलब है कि हमारे उपकरण अपर्याप्त हैं, हमारे तरीके अधूरे हैं, हमारी समझ सीमित है। और ये एक विनम्र एहसास है। ये हमें याद दिलाता है कि विज्ञान एक यात्रा है, मंजिल नहीं। हम लगातार सीख रहे हैं, लगातार खोज रहे हैं, लगातार अपनी समझ को संशोधित कर रहे हैं। लेकिन आइए और गहराई से देखें। आइए उन कारणों को समझें कि क्यों प्राचीन सभ्यताओं को ढूंढना इतना कठिन है। पहला कारण, समय की विशालता। हम समय को सहज रूप से नहीं समझते। हमारा मस्तिष्क हजारों सालों को समझ सकता है। हम प्राचीन मिस्र की कल्पना कर सकते हैं, रोमन साम्राज्य की कल्पना कर सकते हैं, लेकिन लाखों साल, करोड़ों साल, ये हमारी समझ से परे है। 1 करोड़ साल कितना लंबा है? आइए इसे परिप्रेक्ष्य में रखें। अगर मानव सभ्यता का पूरा इतिहास लगभग 10,000 साल 1 सेकंड है, तो 1 करोड़ साल लगभग 11 दिन होंगे, और पृथ्वी का पूरा इतिहास 4.5 अरब साल लगभग 14 साल होगा। इस परिप्रेक्ष्य में मानव सभ्यता एक पलक झपकना है, और अगर कोई अन्य सभ्यता 1 करोड़ साल पहले थी, तो वह हमसे 11 दिन पहले थी। एक विशाल समय, लेकिन पृथ्वी के इतिहास में सिर्फ एक छोटा सा अंतर। और इस विशाल समय में सब कुछ बदल जाता है। पहाड़ उठते हैं और गिरते हैं, समुद्र आते हैं और जाते हैं, महाद्वीप हिलते हैं, जलवायु बदलती है, और हर बदलाव के साथ अतीत के निशान मिटते जाते हैं। दूसरा कारण, भूवैज्ञानिक रिकॉर्ड की अपूर्णता। हमारे पास पृथ्वी के इतिहास का पूरा रिकॉर्ड नहीं है। हमारे पास सिर्फ टुकड़े हैं। यहाँ एक परत, वहाँ एक जीवाश्म, कहीं एक चट्टान, बाकी सब कुछ खो गया है। और जितना पुराना समय, उतना कम रिकॉर्ड। 5 करोड़ साल से पुराने समय के लिए हमारे पास पृथ्वी की सतह का सिर्फ 1% से भी कम हिस्सा संरक्षित है। 10 करोड़ साल से पुराने समय के लिए यह और भी कम है, और 20 करोड़ साल से पुराने समय के लिए यह लगभग नगण्य है। इसका मतलब है कि अगर 1 करोड़ साल पहले कोई सभ्यता थी, तो उसके निशान ढूंढने की संभावना बेहद कम है। यह एक किताब पढ़ने जैसा है जिसमें से 99% पन्ने फाड़ दिए गए हैं। आप कहानी का अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन आप निश्चित नहीं हो सकते। तीसरा कारण, हमारी पूर्वाग्रह। हम वही देखते हैं जो हम देखने की उम्मीद करते हैं। अगर हम किसी चीज की उम्मीद नहीं करते, तो हम उसे देख भी सकते हैं और नजरअंदाज कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, जब पहली बार डायनासोर के जीवाश्म मिले, तो लोगों ने सोचा कि वे विशाल छिपकलियों के हैं, या ड्रैगन के, या बाढ़ में मरे हुए जानवरों के। किसी ने ये नहीं सोचा कि ये एक पूरी तरह से अलग युग के प्राणी हो सकते हैं, जो लाखों साल पहले रहते थे और फिर विलुप्त हो गए। ये सिर्फ तब बदला जब वैज्ञानिकों ने भूविज्ञान और जीवाश्म विज्ञान को गंभीरता से लेना शुरू किया। तब उन्होंने महसूस किया कि पृथ्वी का इतिहास उनकी कल्पना से कहीं अधिक लंबा और जटिल है। आज भी हम इसी तरह के पूर्वाग्रहों से ग्रस्त हैं। हम मानते हैं कि मानव सभ्यता पहली बुद्धिमान सभ्यता है। हम मानते हैं कि अगर कोई प्राचीन सभ्यता होती, तो हमें उसके स्पष्ट सबूत मिलते, और इन पूर्वाग्रहों के कारण हम कुछ संकेतों को नजरअंदाज कर सकते हैं। चौथा कारण, तकनीकी सीमाएं। हमारे उपकरण,
चाहे कितने भी उन्नत हों, सीमित हैं। हम सिर्फ वही माप सकते हैं जो हमारे उपकरण माप सकते हैं। हम सिर्फ वही देख सकते हैं जो हमारी दूरबीनें और माइक्रोस्कोप दिखा सकते हैं। और शायद प्राचीन सभ्यताओं के संकेत इतने सूक्ष्म हैं कि हमारे वर्तमान उपकरण उन्हें नहीं पकड़ सकते। शायद हमें नए उपकरणों की जरूरत है, नए तरीकों की जरूरत है, नए दृष्टिकोण की जरूरत है। लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण बात है। ये सभी कारण, समय की विशालता, रिकॉर्ड की अपूर्णता, हमारे पूर्वाग्रह, तकनीकी सीमाएं, ये सभी वास्तविक हैं। ये सभी वैध हैं और ये सभी हमें बताते हैं कि प्राचीन सभ्यताओं को ढूंढना बेहद कठिन है। लेकिन कठिन का मतलब असंभव नहीं है। और यहीं पर विज्ञान की सुंदरता है। विज्ञान चुनौतियों से नहीं डरता। विज्ञान कठिन सवालों से नहीं भागता। विज्ञान उन्हें गले लगाता है। तो अब सवाल यह है, हम क्या कर सकते हैं? हम कैसे प्राचीन सभ्यताओं को ढूंढ सकते हैं अगर वे थीं? पहला, हमें अपने खोज के तरीकों को बेहतर बनाना होगा। हमें नए बायोमार्कर विकसित करने होंगे, ऐसे रासायनिक संकेत जो विशेष रूप से बुद्धिमान जीवन से जुड़े हों। हमें नए टेक्नो सिग्नेचर ढूंढने होंगे, ऐसे संकेत जो तकनीक की उपस्थिति को दर्शाते हों। उदाहरण के लिए, वैज्ञानिक अब प्लास्टिक के सूक्ष्म कणों का अध्ययन कर रहे हैं। ये कण तलछट में जमा होते हैं और लाखों साल तक टिक सकते हैं। अगर हम प्राचीन तलछट में ऐसे कण पाते हैं, कण जो प्राकृतिक रूप से नहीं बन सकते, तो यह एक संकेत हो सकता है। या वैज्ञानिक असामान्य खनिज संरचनाओं को ढूंढ रहे हैं। कुछ खनिज केवल उच्च तापमान और दबाव पर बनते हैं, जैसे कि धातु गलाने की प्रक्रिया में। अगर हम ऐसे खनिज पाते हैं जो प्राकृतिक रूप से नहीं बनते, तो यह एक संकेत हो सकता है। दूसरा, हमें अपने पूर्वाग्रहों को चुनौती देनी होगी। हमें खुले दिमाग से देखना होगा। हमें यह स्वीकार करना होगा कि हम सब कुछ नहीं जानते, कि हमारी समझ अधूरी है, कि हम गलत हो सकते हैं। ये आसान नहीं है। पूर्वाग्रह गहरे होते हैं। वे हमारी सोच में इतने गहराई से निहित होते हैं कि हम उन्हें नोटिस भी नहीं करते। लेकिन अगर हम वास्तव में सच्चाई ढूंढना चाहते हैं, तो हमें अपने पूर्वाग्रहों से परे देखना होगा। तीसरा, हमें अधिक डेटा इकट्ठा करना होगा। हमें अधिक चट्टानों का अध्ययन करना होगा, अधिक तलछट का विश्लेषण करना होगा, अधिक जीवाश्मों की जांच करनी होगी। जितना अधिक डेटा हमारे पास होगा, उतनी अधिक संभावना है कि हम कुछ असामान्य पाएंगे। और यहां तकनीक मदद कर सकती है। मशीन लर्निंग एल्गोरिदम विशाल मात्रा में डेटा का विश्लेषण कर सकते हैं और ऐसे पैटर्न ढूंढ सकते हैं जो मानव आंख चूक सकती है। शायद ये एल्गोरिदम ऐसे संकेत ढूंढ सकें जो हमने अब तक नजरअंदाज किए हैं। चौथा, हमें अंतःविषय सहयोग की जरूरत है। भूविज्ञानी, जीवाश्म विज्ञानी, रसायनज्ञ, भौतिक विज्ञानी, खगोलशास्त्री, जीव विज्ञानी, सभी को एक साथ काम करना होगा, क्योंकि यह समस्या इतनी जटिल है कि कोई एक अनुशासन इसे हल नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात है। भले ही हम कभी भी प्राचीन सभ्यताओं के निश्चित सबूत न पाएं, फिर भी सिलुरियन हाइपोथेसिस मूल्यवान है। क्यों? क्योंकि यह हमें सोचने पर मजबूर करती है। यह हमें अपने अस्तित्व के बारे में सवाल पूछने पर मजबूर करती है। यह हमें अपनी जगह को ब्रह्मांड में समझने पर मजबूर करती है। यह हमें अपने भविष्य के बारे में चिंतित होने पर मजबूर करती है। और शायद यही सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब हम अतीत के बारे में सोचते हैं, संभावित प्राचीन सभ्यताओं के बारे में, तो हम वास्तव में भविष्य के बारे में सोच रहे हैं। हम सोच रहे हैं, क्या हम भी उनकी तरह बनेंगे? क्या हम भी विलुप्त हो जाएंगे? क्या हम भी चट्टानों में एक धुंधली परत बन जाएंगे? और ये डर वास्तविक है, क्योंकि आज हम कई अस्तित्वगत खतरों का सामना कर रहे हैं। जलवायु परिवर्तन शायद सबसे तात्कालिक खतरा। हम अपने ग्रह को गर्म कर रहे हैं, अपने वायुमंडल को बदल रहे हैं, अपने पारिस्थितिकी तंत्र को नष्ट कर रहे हैं। और अगर हम नहीं रुके तो परिणाम विनाशकारी हो सकते हैं। वैज्ञानिक हमें बताते हैं कि हमारे पास सिर्फ कुछ दशक हैं, शायद 30 साल, शायद 50 साल, अपरिवर्तनीय क्षति से बचने के लिए। अगर हम इस समय में कार्रवाई नहीं करते, तो हम एक ऐसे भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं जहां समुद्र का स्तर बढ़ेगा, तटीय शहर डूबेंगे, कृषि भूमि रेगिस्तान बनेगी और लाखों लोग विस्थापित होंगे। ये सिर्फ भविष्यवाणी नहीं है, ये पहले से ही हो रहा है। ग्लेशियर पिघल रहे हैं, समुद्र का स्तर बढ़ रहा है।
चरम मौसम की घटनाएं अधिक बार और अधिक तीव्र हो रही हैं, प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं, और यहाँ एक भयानक समानता है। जब हम पेलियोसीन ईओसीन थर्मल मैक्सिमम का अध्ययन करते हैं, वह घटना जो 5 करोड़ 60 लाख साल पहले हुई थी, तो हम देखते हैं कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अचानक बढ़ी, तापमान बढ़ा, समुद्र अम्लीय हो गए और कई प्रजातियां विलुप्त हो गईं। ये बिल्कुल वैसा ही है जो आज हो रहा है। अंतर सिर्फ इतना है कि पीईटीएम में ये बदलाव कुछ हजार सालों में हुआ। आज हम ये बदलाव कुछ 100 सालों में कर रहे हैं। हम पीईटीएम को 10 गुना तेजी से दोहरा रहे हैं। और अगर पीईटीएम किसी प्राचीन सभ्यता के कारण हुआ होता, जो शायद नहीं हुआ लेकिन कल्पना के लिए मान लेते हैं, तो वो सभ्यता अपने ही कार्यों के परिणामों से नष्ट हो गई होगी। क्या हम भी यही कर रहे हैं? क्या हम भी अपनी कब्र खोद रहे हैं? परमाणु हथियार, एक और अस्तित्वगत खतरा। आज दुनिया में लगभग 13,000 परमाणु हथियार हैं। इनमें से कुछ इतने शक्तिशाली हैं कि एक अकेला बम एक पूरे शहर को नष्ट कर सकता है। और अगर एक पूर्ण पैमाने पर परमाणु युद्ध होता है तो परिणाम अकल्पनीय होंगे। लाखों लोग तुरंत मर जाएंगे, विकिरण पूरे क्षेत्रों को निर्जन बना देगा, और सबसे भयानक, परमाणु सर्दी। विस्फोटों से उठने वाला धुआं और राख सूरज की रोशनी को अवरुद्ध कर देगी, तापमान गिर जाएगा, फसलें विफल हो जाएंगी और अरबों लोग भूख से मर जाएंगे। यह विज्ञान कथा नहीं है, यह वैज्ञानिक मॉडलिंग है, और यह हमें बताती है कि परमाणु युद्ध मानव सभ्यता को समाप्त कर सकता है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, एक नया और अज्ञात खतरा। हम तेजी से शक्तिशाली एआई सिस्टम विकसित कर रहे हैं, और जबकि ये सिस्टम अविश्वसनीय लाभ ला सकते हैं, वे जोखिम भी लाते हैं। अगर हम एक सुपर इंटेलिजेंट एआई बनाते हैं, एक एआई जो मानव बुद्धिमत्ता से कहीं अधिक बुद्धिमान है, और अगर उस एआई के लक्ष्य हमारे लक्ष्यों के साथ संरेखित नहीं है, तो परिणाम विनाशकारी हो सकते हैं। ये एआई हमें नष्ट नहीं करना चाहेगा, ये बस हमारी परवाह नहीं करेगा। और जिस तरह हम चींटियों की परवाह नहीं करते जब हम एक इमारत बनाते हैं, उसी तरह एक सुपर इंटेलिजेंट एआई हमारी परवाह नहीं करेगा जब ये अपने लक्ष्यों को पूरा करेगा। यह एक सट्टा जोखिम है। हम नहीं जानते कि ये होगा या नहीं, लेकिन कई प्रमुख वैज्ञानिक, स्टीफन हॉकिंग, इलॉन मस्क, बिल गेट्स ने चेतावनी दी है कि हमें एआई को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। जैव प्रौद्योगिकी, एक और दोधारी तलवार। हम जीन संपादन में अविश्वसनीय प्रगति कर रहे हैं। हम बीमारियों को ठीक कर सकते हैं, फसलों को बेहतर बना सकते हैं, यहाँ तक कि विलुप्त प्रजातियों को वापस ला सकते हैं। लेकिन यही तकनीक खतरनाक भी हो सकती है। अगर कोई घातक रोगजनक बनाता है, जानबूझकर या गलती से, तो ये एक वैश्विक महामारी का कारण बन सकता है जो लाखों या अरबों लोगों को मार सकती है। कोविड-19 ने हमें दिखाया कि एक महामारी कितनी विनाशकारी हो सकती है, और वह एक प्राकृतिक वायरस था। एक इंजीनियर किया गया रोगजनक कहीं अधिक घातक हो सकता है। ये सभी खतरे वास्तविक हैं, ये सभी गंभीर हैं, और ये सभी हमें एक महत्वपूर्ण सवाल की ओर ले जाते हैं। क्या हम बचेंगे? और यहीं पर सिलूरियन हाइपोथेसिस एक नया अर्थ लेती है। ये सिर्फ अतीत के बारे में नहीं है, ये भविष्य के बारे में है। ये एक चेतावनी है। सभ्यताएं नाजुक हैं, वे उठती हैं, वे फलती फूलती हैं, और फिर अगर वे सावधान नहीं हैं, वे गिरती हैं। लेकिन ये सिर्फ एक चेतावनी नहीं है, ये एक प्रेरणा भी है, क्योंकि अगर हम समझते हैं कि सभ्यताएं कैसे विफल होती हैं, तो हम उन गलतियों से बच सकते हैं। अगर हम समझते हैं कि क्या हमें नष्ट कर सकता है, तो हम इसे रोक सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं? हम कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि हमारी सभ्यता टिके? पहला, हमें जलवायु परिवर्तन से निपटना होगा। हमें जीवाश्म ईंधन से दूर जाना होगा और नवीकरणीय ऊर्जा की ओर बढ़ना होगा। हमें अपने कार्बन उत्सर्जन को कम करना होगा। हमें अपने जंगलों की रक्षा करनी होगी, अपने महासागरों की रक्षा करनी होगी, अपने पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा करनी होगी। ये आसान नहीं होगा। इसके लिए विशाल निवेश की आवश्यकता होगी, राजनीतिक इच्छा शक्ति की आवश्यकता होगी, वैश्विक सहयोग की आवश्यकता होगी। लेकिन ये संभव है। तकनीक मौजूद है, हमें बस इसे लागू करने की जरूरत है। दूसरा, हमें परमाणु निरस्त्रीकरण की दिशा में काम करना होगा। हमें परमाणु हथियारों की संख्या कम करनी होगी। हमें परमाणु युद्ध के जोखिम को कम करना होगा। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि ये हथियार कभी इस्तेमाल न हो।
यह भी आसान नहीं होगा। राष्ट्रों के बीच अविश्वास है, भू राजनीतिक तनाव हैं, लेकिन इतिहास हमें दिखाता है कि प्रगति संभव है। शीत युद्ध के दौरान दुनिया में 70,000 से अधिक परमाणु हथियार थे। आज यह संख्या 13,000 है। यह अभी भी बहुत अधिक है, लेकिन यह सही दिशा में एक कदम है। तीसरा, हमें एआई को जिम्मेदारी से विकसित करना होगा। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि एआई सिस्टम सुरक्षित हैं, कि वे मानव मूल्यों के साथ संरेखित हैं, कि वे हमारी सेवा करते हैं, न कि हमें नुकसान पहुंचाते हैं। ये एक नई चुनौती है। हम अभी भी सीख रहे हैं कि एआई को कैसे नियंत्रित किया जाए, लेकिन ये महत्वपूर्ण है कि हम इसे सही तरीके से करें, क्योंकि एआई अविश्वसनीय लाभ ला सकता है। बीमारियों का इलाज, गरीबी को समाप्त करना, जलवायु परिवर्तन को हल करना, लेकिन केवल अगर हम इसे सुरक्षित रूप से विकसित करें। चौथा, हमें जैव सुरक्षा में सुधार करना होगा। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि खतरनाक रोगजनकों को सुरक्षित रूप से संभाला जाए। हमें महामारियों के लिए बेहतर तैयारी करनी होगी। हमें वैश्विक स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत करना होगा। कोविड-19 ने हमें दिखाया कि हम कितने असुरक्षित हैं, लेकिन इसने हमें यह भी दिखाया कि हम क्या कर सकते हैं जब हम एक साथ काम करते हैं। वैज्ञानिकों ने रिकॉर्ड समय में टीके विकसित किए, देशों ने सहयोग किया, हमने सीखा। और शायद यही सबसे महत्वपूर्ण सबक है। हम सीख सकते हैं, हम अनुकूलित कर सकते हैं, हम बदल सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें विनम्र होना होगा। हमें यह स्वीकार करना होगा कि हम सब कुछ नहीं जानते। हमें यह स्वीकार करना होगा कि हम गलतियां करते हैं। हमें यह स्वीकार करना होगा कि हम नाजुक हैं। और यहीं पर भारतीय दर्शन हमें एक गहरा ज्ञान देता है। अहंकार, अहम, यह हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। जब हम सोचते हैं कि हम सर्वशक्तिमान हैं, जब हम सोचते हैं कि हम प्रकृति को नियंत्रित कर सकते हैं, जब हम सोचते हैं कि नियम हम पर लागू नहीं होते, तभी हम गिरते हैं। लेकिन जब हम विनम्र होते हैं, जब हम प्रकृति का सम्मान करते हैं, जब हम समझते हैं कि हम इस विशाल ब्रह्मांड में सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा हैं, तभी हम वास्तव में बुद्धिमान बनते हैं। वसुधैव कुटुंबकम, पूरी पृथ्वी एक परिवार है। यह सिर्फ एक सुंदर वाक्यांश नहीं है, यह एक जीवन दर्शन है। यह हमें बताता है कि हम सभी जुड़े हुए हैं, मनुष्य, जानवर, पौधे, पूरा पारिस्थितिकी तंत्र। जो एक को प्रभावित करता है, वो सभी को प्रभावित करता है। और अगर हम इस सिद्धांत को अपनाएं, तो शायद हम एक अलग भविष्य बना सकें। एक भविष्य जहां हम प्रकृति के साथ सामंजस्य में रहें। एक भविष्य जहां हम संसाधनों का सतत उपयोग करें। एक भविष्य जहां हम अपने ग्रह की रक्षा करें। यह सिर्फ एक सपना नहीं है, यह एक संभावना है। लेकिन इसे हासिल करने के लिए हमें अभी से शुरुआत करनी होगी। हमें अपनी आदतों को बदलना होगा, अपनी प्राथमिकताओं को बदलना होगा, अपने मूल्यों को बदलना होगा। और शायद अगर हम यह सब कर सकें, तो हम न केवल जीवित रहेंगे, हम फलेंगे, फूलेंगे। हम वो सभ्यता बनेंगे जो लाखों साल तक टिकती है। हम वो सभ्यता बनेंगे जो अन्य ग्रहों का पता लगाती है, अन्य तारों की यात्रा करती है और शायद एक दिन किसी दूर के ग्रह पर किसी प्राचीन सभ्यता के निशान पाती है। और जब हम उन निशानों को देखेंगे तो हम समझेंगे कि हम अकेले नहीं हैं। हम समझेंगे कि सभ्यताओं का एक लंबा इतिहास है, कुछ जो सफल रहीं, कुछ जो विफल रहीं। और हम समझेंगे कि हमारी जिम्मेदारी है कि हम सफल रहें, क्योंकि अंत में सिलूरियन हाइपोथेसिस हमें यही सिखाती है। यह हमें सिखाती है कि समय विशाल है, कि सभ्यताएं नाजुक हैं, कि हम विशेष नहीं हैं। लेकिन ये हमें यह भी सिखाती है कि हमारे पास एक विकल्प है। हम या तो उन प्राचीन सभ्यताओं का अनुसरण कर सकते हैं, अगर वे थीं जो विलुप्त हो गईं, या हम एक नया रास्ता बना सकते हैं। विकल्प हमारा है और समय अभी है। अब हम एक पूर्ण चक्र पूरा करते हैं। याद है हमने कैसे शुरुआत की थी? आपके पैरों के नीचे की जमीन जो एक रहस्य छुपाए हुए है। वो सवाल, क्या हम पहले हैं? अब इस यात्रा के अंत में हम उस सवाल पर वापस आते हैं, लेकिन अब हमारे पास एक गहरी समझ है, एक व्यापक परिप्रेक्ष्य है। हमने समय की परतों में यात्रा की, हमने भूवैज्ञानिक रिकॉर्ड को पढ़ा, हमने मंगल के रेगिस्तानों की कल्पना की, शुक्र के नरक को देखा,
यूरोपा के बर्फीले महासागरों में झांका। हमने दूर की आकाश गंगाओं में संभावनाओं को खोजा और हमने अपने स्वयं के अस्तित्व के बारे में गहरे सवाल पूछे। लेकिन अब इस अंतिम क्षण में हमें एक और गहरे सत्य का सामना करना होगा, और यह सत्य उतना ही रहस्यमय है जितना कि यह स्पष्ट है। विज्ञान ने हमें अविश्वसनीय चीजें सिखाई हैं। हमने परमाणु की संरचना को समझा है, हमने डीएनए के रहस्यों को खोला है, हमने ब्रह्मांड के जन्म को समझा है, बिग बैंग, जो 13.5 अरब साल पहले हुआ था। लेकिन हर जवाब के साथ नए सवाल उभरते हैं, और कुछ सबसे गहरे सवाल अभी भी अनुत्तरित हैं। हम नहीं जानते कि चेतना क्या है। हम जानते हैं कि मस्तिष्क में न्यूरॉन्स विद्युत संकेत भेजते हैं। हम जानते हैं कि रासायनिक प्रतिक्रियाएं होती हैं। लेकिन यह सब कैसे अनुभव बन जाता है? लाल रंग को देखने का अनुभव, संगीत सुनने का अनुभव, प्यार महसूस करने का अनुभव, ये हम नहीं जानते। ये हार्ड प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस है, और ये विज्ञान की सबसे बड़ी पहेलियों में से एक है। हम नहीं जानते कि समय वास्तव में क्या है। हम समय को माप सकते हैं, हम इसके प्रवाह को महसूस कर सकते हैं, लेकिन क्या समय वास्तविक है, या ये सिर्फ हमारी चेतना का एक भ्रम है? क्या अतीत, वर्तमान और भविष्य वास्तव में अलग हैं, या वे सभी एक साथ मौजूद हैं? भौतिकी के समीकरण हमें बताते हैं कि समय दोनों दिशाओं में बह सकता है। फिर हम भविष्य की ओर क्यों बढ़ते हैं, अतीत की ओर नहीं? हम नहीं जानते कि ब्रह्मांड का 95% हिस्सा क्या है। हम जो देखते हैं, तारे, आकाशगंगाएं, ग्रह, हम स्वयं, ये सब ब्रह्मांड का सिर्फ 5% है। बाकी 27% डार्क मैटर है, एक रहस्यमय पदार्थ जो प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करता लेकिन गुरुत्वाकर्षण प्रभाव डालता है। और 68% डार्क एनर्जी है, एक और भी रहस्यमय शक्ति जो ब्रह्मांड के विस्तार को तेज कर रही है। हम नहीं जानते कि जीवन कैसे शुरू हुआ। हम जानते हैं कि ये लगभग 4 अरब साल पहले हुआ। हम जानते हैं कि ये रासायनिक प्रतिक्रियाओं से शुरू हुआ, लेकिन निर्जीव रसायन कैसे जीवित कोशिका बन गया, ये संक्रमण, ये जादुई क्षण, हम अभी भी पूरी तरह से नहीं समझते। हम नहीं जानते कि क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं। हमने हजारों एक्सोप्लैनेट्स खोजे हैं, हमने संभावित रहने योग्य दुनिया पाई है, लेकिन हमें अभी तक जीवन का कोई निश्चित संकेत नहीं मिला है, न सूक्ष्म न बुद्धिमान। शायद हम अकेले हैं, शायद हम नहीं हैं। हम नहीं जानते, और हम निश्चित रूप से नहीं जानते कि क्या हमसे पहले पृथ्वी पर कोई अन्य बुद्धिमान सभ्यता थी। ये नहीं जानना असहज है। हम निश्चितता चाहते हैं, हम जवाब चाहते हैं, लेकिन शायद ये अनिश्चितता ही विज्ञान की सुंदरता है। शायद ये नहीं जानना ही हमें आगे बढ़ाता है, हमें खोज करने के लिए प्रेरित करता है, हमें सवाल पूछने के लिए मजबूर करता है। भारतीय दर्शन में इस अज्ञान को अविद्या कहा जाता है, लेकिन अविद्या को स्वीकार करना ही ज्ञान की ओर पहला कदम है। जब हम कहते हैं मैं नहीं जानता, तो हम सीखने के लिए खुल जाते हैं। जब हम अपनी सीमाओं को स्वीकार करते हैं, तो हम उन्हें पार करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब एक गहरे विचार पर ध्यान दें। जब हम प्राचीन सभ्यताओं को ढूंढते हैं, तो हम वास्तव में क्या ढूंढ रहे हैं? हम अपने आप को ढूंढ रहे हैं। हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हम कौन हैं, हम कहां से आए हैं, हम कहां जा रहे हैं। ये सिर्फ भूविज्ञान नहीं है, ये दर्शन है, ये अस्तित्व का प्रश्न है। और यहाँ एक आश्चर्यजनक समानता है। जिस तरह हम पृथ्वी की चट्टानों में प्राचीन सभ्यताओं को ढूंढते हैं, उसी तरह ब्रह्मांड हमारे भीतर अपने आप को ढूंढता है। हम ब्रह्मांड का वह हिस्सा हैं जो स्वयं को जानने की कोशिश कर रहा है। सोचिए इस बारे में। आपके शरीर में हर परमाणु, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, लोहा, ये सभी किसी तारे के भीतर बने थे। अरबों साल पहले एक विशाल तारा जिया, चमका और फिर एक सुपरनोवा विस्फोट में मर गया। उस विस्फोट ने इन परमाणुओं को अंतरिक्ष में फेंक दिया। वे एक नेबुला में इकट्ठे हुए। फिर गुरुत्वाकर्षण ने उन्हें एक साथ खींचा। हमारा सूर्य बना, हमारी पृथ्वी बनी, और अंततः वे परमाणु आप बने। आप सचमुच स्टारडस्ट हैं। आप ब्रह्मांड का एक टुकड़ा हैं जो चेतन हो गया है। और अब इस चेतना के साथ आप पीछे मुड़कर देखते हैं। आप सवाल पूछते हैं, आप समझने की कोशिश करते हैं। आप ब्रह्मांड हैं जो स्वयं को देख रहा है, स्वयं को समझ रहा है, स्वयं पर आश्चर्य कर रहा है। यह एक गहरा और सुंदर विचार है,
और ये हमें एक महत्वपूर्ण एहसास की ओर ले जाता है। अगर हम ब्रह्मांड का हिस्सा हैं तो हम अकेले नहीं हैं। हम कभी अकेले नहीं थे। हम तारों से जुड़े हैं, आकाश गंगाओं से जुड़े हैं, पूरे ब्रह्मांड से जुड़े हैं। हम अलग नहीं हैं, हम एक हैं। वेदांत दर्शन में इसे अद्वैत कहा जाता है, अद्वैतवाद। यह विचार कि सब कुछ एक है, कि अलगाव एक भ्रम है, कि हम सभी एक ही वास्तविकता के अभिव्यक्ति हैं। आधुनिक भौतिकी भी इसी दिशा में इशारा करती है। क्वांटम उलझाव हमें बताता है कि दो कण, चाहे वे कितनी भी दूर क्यों न हो, एक दूसरे से जुड़े रह सकते हैं। एक को प्रभावित करें और दूसरा तुरंत प्रतिक्रिया करता है, भले ही वे प्रकाश वर्ष दूर हों। यह हमारे सामान्य ज्ञान को चुनौती देता है, लेकिन यह हमें बताता है कि ब्रह्मांड हमारी कल्पना से कहीं अधिक जुड़ा हुआ है। अब एक और गहरे प्रश्न पर विचार करें। क्या समय चक्रीय है या रैखिक? पश्चिमी विचार में समय को आमतौर पर रैखिक माना जाता है। एक शुरुआत है, एक मध्य है, एक अंत है। ब्रह्मांड का जन्म हुआ, ये विकसित हो रहा है और एक दिन ये मर जाएगा, या तो बिग क्रंच में सिकुड़कर या हीट डेथ में ठंडा होकर। लेकिन भारतीय दर्शन में समय को चक्रीय माना जाता है। युगों का चक्र, सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, फिर से सत्ययुग। सृजन और विनाश, जन्म और मृत्यु, उदय और पतन, ये सब एक अनंत चक्र में दोहराया जाता है। कौन सा सही है? शायद दोनों। शायद समय एक साथ चक्रीय और रैखिक है। छोटे पैमाने पर हम चक्र देखते हैं, दिन और रात, मौसम, जीवन और मृत्यु, सभ्यताओं का उदय और पतन। ये सभी चक्र हैं जो बार बार दोहराए जाते हैं। लेकिन बड़े पैमाने पर एक दिशा है। ब्रह्मांड विस्तार कर रहा है, एंट्रोपी बढ़ रही है, तारे जन्म ले रहे हैं और मर रहे हैं, लेकिन अंततः सभी तारे मर जाएंगे। ब्रह्मांड ठंडा और अंधेरा हो जाएगा। तो शायद समय एक सर्पिल है, एक साथ चक्रीय और रैखिक। हम चक्रों में घूमते हैं, लेकिन हर चक्र हमें एक नई दिशा में ले जाता है। और अगर यह सच है तो सभ्यताओं के लिए भी यही लागू होता है। हम उठते हैं, हम गिरते हैं, हम फिर से उठते हैं, लेकिन हर बार हम कुछ नया सीखते हैं। हर बार हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। शायद पृथ्वी पर प्राचीन सभ्यताएं थीं, शायद वे उठी, फली, फूली और फिर गिरी, लेकिन उनका अस्तित्व व्यर्थ नहीं था। उन्होंने कुछ सीखा, उन्होंने कुछ अनुभव किया, और शायद किसी तरह वो ज्ञान आगे बढ़ा, न भौतिक रूप में बल्कि किसी गहरे, अधिक सूक्ष्म तरीके से। और अब हम यहाँ हैं, एक नया चक्र, एक नया अवसर, एक नई संभावना। याद है हमने कैसे शुरुआत की थी? आपके पैरों के नीचे की जमीन जो एक रहस्य छुपाए हुए है। अब इस यात्रा के अंत में उस जमीन को फिर से देखें, लेकिन अब आप इसे अलग तरीके से देखते हैं। ये सिर्फ मिट्टी और चट्टान नहीं है, ये समय की परतें हैं, ये अरबों सालों का इतिहास है, ये अनगिनत जीवों की कहानियां हैं जो यहां रहे, जिए और मर गए। ये शायद सभ्यताओं की कहानियां हैं जो उठी और गिरी। और ये आपकी कहानी भी है, क्योंकि आप इस जमीन से बने हैं। आपके शरीर में कैल्शियम इन चट्टानों से आया है, आपके शरीर में लोहा प्राचीन तारों से आया है। आप इस पृथ्वी का हिस्सा हैं और ये पृथ्वी आपका हिस्सा है। तो जब आप इस जमीन पर खड़े होते हैं तो आप अकेले नहीं हैं। आप उन सभी के साथ हैं जो पहले आए थे। आप उन सभी के साथ हैं जो बाद में आएंगे। आप समय की एक विशाल नदी में एक लहर हैं, और ये लहर आपका जीवन, आपका अनुभव, आपकी चेतना, ये अनमोल है, ये अद्वितीय है, ये कभी दोहराया नहीं जाएगा। लेकिन ये अस्थायी भी है। एक दिन आप भी जमीन का हिस्सा बन जाएंगे। आपके परमाणु बिखर जाएंगे, नए रूप लेंगे, नई कहानियां बनाएंगे। ये डरावना विचार हो सकता है, लेकिन ये मुक्तिदायक भी है, क्योंकि अगर हम अस्थायी हैं तो हर क्षण मायने रखता है। अगर हमारा समय सीमित है तो हमें इसे बुद्धिमानी से उपयोग करना चाहिए। तो अब इस यात्रा के अंत में हम उस प्रश्न पर वापस आते हैं जिससे हमने शुरुआत की थी। क्या हम पहले और अब सब कुछ जानने के बाद, भूविज्ञान, खगोल विज्ञान, दर्शन, हम क्या जवाब देते हैं? सच्चाई ये है, हम नहीं जानते। शायद हम पहले हैं। शायद मानव सभ्यता पृथ्वी पर पहली बुद्धिमान सभ्यता है। शायद हम अद्वितीय हैं, विशेष हैं, अकेले हैं। या शायद हम नहीं हैं।
शायद हमसे पहले अन्य थे, सरीसृप सभ्यताएं जो डायनासोर के युग में रहती थीं, या समुद्री सभ्यताएं जो महासागरों की गहराई में रहती थीं, या कुछ और जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। शायद वे उठीं, फली फूली और फिर गिरीं, और शायद उनके निशान समय की रेत में मिट गए। हम नहीं जानते, और शायद हम कभी नहीं जानेंगे। लेकिन यहां सबसे महत्वपूर्ण बात है, ये मायने नहीं रखता। चाहे हम पहले हों या नहीं, हमारी जिम्मेदारी एक ही है। हमें इस ग्रह की रक्षा करनी है, हमें एक दूसरे का सम्मान करना है, हमें ज्ञान की खोज करनी है, हमें सुंदरता बनानी है, हमें प्यार करना है, क्योंकि अंत में यही मायने रखता है, ना कि हम पहले हैं या आखिरी, ना कि हम कितने समय तक टिकते हैं, बल्कि ये कि हम कैसे जीते हैं, ये कि हम क्या बनाते हैं, ये कि हम क्या छोड़ जाते हैं। अब एक अंतिम विचार प्रयोग करें। कल्पना कीजिए कि आप रात के आकाश को देख रहे हैं। अरबों तारे चमक रहे हैं। हर तारे के चारों ओर शायद ग्रह हैं, और उन ग्रहों में से कुछ पर शायद जीवन है, और उस जीवन में से कुछ शायद बुद्धिमान है, और शायद इस क्षण में उनमें से कोई भी अपने आकाश को देख रहा है, और वे भी वही सवाल पूछ रहे हैं जो आप पूछ रहे हैं। क्या हम अकेले हैं? क्या हमसे पहले कोई और था? क्या हमारे बाद कोई और होगा? और शायद किसी तरह इस विशाल ब्रह्मांड में आपके विचार और उनके विचार जुड़ते हैं, न भौतिक रूप में, बल्कि किसी गहरे, अधिक सूक्ष्म तरीके से, क्योंकि आप दोनों एक ही ब्रह्मांड के हिस्से हैं। आप दोनों एक ही रहस्य का सामना कर रहे हैं। आप दोनों एक ही आश्चर्य महसूस कर रहे हैं, और यह आश्चर्य, यह क्षमता सवाल पूछने की, आश्चर्य करने की, खोज करने की, यही हमें बुद्धिमान बनाता है, यही हमें मानव बनाता है, यही हमें जीवित बनाता है। तो चाहे हम पहले हों या नहीं, चाहे हम अकेले हों या नहीं, चाहे हम हमेशा के लिए टिकें या कल गायब हो जाएं, यह आश्चर्य बना रहेगा, यह प्रश्न बना रहेगा, यह खोज जारी रहेगी, क्योंकि यही ब्रह्मांड करता है। यह स्वयं को जानने की कोशिश करता है, और हम, आप और मैं और हर चेतन प्राणी, हम उस प्रयास का हिस्सा हैं। तो अब जब आप इस जमीन पर खड़े हैं, जब आप आकाश को देखते हैं, जब आप अपने अस्तित्व पर विचार करते हैं, याद रखें, यह आप अकेले नहीं हैं। आप कभी अकेले नहीं थे। आप तारों से जुड़े हैं, पृथ्वी से जुड़े हैं, समय से जुड़े हैं, उन सभी से जुड़े हैं जो पहले आए थे और जो बाद में आएंगे। आप अस्थायी हैं, लेकिन आप अनमोल भी हैं। आपका हर क्षण, हर विचार, हर अनुभव, ये अद्वितीय है, ये मूल्यवान है, ये महत्वपूर्ण है। और आपके पास एक विकल्प है। आप या तो डर में जी सकते हैं, इस विचार से कि सब कुछ अस्थायी है, कि सब कुछ खत्म हो जाएगा, या आप आश्चर्य में जी सकते हैं, इस एहसास से कि आप इस विशाल, रहस्यमय, सुंदर ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। विकल्प आपका है, और शायद यही सिलूरियन हाइपोथेसिस का सबसे गहरा सबक है। ये हमें याद दिलाती है कि हम नहीं जानते। ये हमें याद दिलाती है कि हम छोटे हैं। ये हमें याद दिलाती है कि हम अस्थायी हैं। लेकिन ये हमें ये भी याद दिलाती है कि हम यहाँ हैं, अभी, इस क्षण में। और ये क्षण, ये अनमोल, क्षणभंगुर, सुंदर क्षण, ये सब कुछ है। तो जियो, प्यार करो, सीखो, बनाओ, आश्चर्य करो, क्योंकि चाहे हम पहले हों या आखिरी, चाहे हम अकेले हों या नहीं, चाहे हमारे निशान हमेशा के लिए रहें या समय में मिट जाएं, हम यहाँ थे, हमने जिया, हमने महसूस किया, हमने सवाल पूछे, और शायद अंत में यही काफी है। शायद प्रश्न उत्तर से अधिक महत्वपूर्ण है, शायद यात्रा मंजिल से अधिक महत्वपूर्ण है, शायद रहस्य ही सबसे बड़ा उपहार है। तो जब आप आज रात आकाश को देखें, जब आप अपने पैरों के नीचे की जमीन को महसूस करें, जब आप अपने अस्तित्व पर आश्चर्य करें, मुस्कुराएं, क्योंकि आप ब्रह्मांड का वो हिस्सा हैं जो स्वयं को जान रहा है। आप समय की नदी में एक लहर हैं, आप तारों की धूल हैं जो चेतन हो गई है। और ये सब कुछ, ये सबसे बड़ा रहस्य है, सबसे गहरा आश्चर्य है, सबसे सुंदर सत्य है। आप यहाँ हैं, अभी, इस क्षण में, और ये पर्याप्त से अधिक है।